लोग देख पा रहे हैं? हाँ। नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारे प्रश्न आने शुरू हो गए, लेकिन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सन्नी, आकाश, बाल, मुकुंद, अभिषेक, नवीन, दीपक, अनीता, शिवा, अभय, राजेश्वर, अनुज, बहुत प्रशांत, संदीप, अमरेंद्र, रोहित, आशीष, वीपी, अंकित, शमशाद, दीवान, विशाल, ऋषि, चाइल्ड, अमन, अखिलेश। थैंक यू वंस अगेन। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बहुत सारे बच्चे ऐसा लिख रहे हैं, जो बच्चे नहीं, पब्लिक सर्वेंट्स ऐसा लिख रहे हैं कि मोबाइल का डेटा इनका ख़त्म हो जा रहा है, तो थोड़ा क्वालिटी को लोअर करें। क्वालिटी को अगर लोअर करेंगे तो फिर उनको दिखाई नहीं पड़ेगा हमारे टेक्नीशियन के अनुसार। तो थोड़ा डेटा अपना इंक्रीज करवाइए, उसका वैल्यू इंक्रीज करवाओ। आज हम लोगों को पढ़ना है, और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग अपना नोटबुक और पेन और अपना एटलस लेकर के आए हुए होंगे। हमारे सामने आज एक टास्क है, आज एक लक्ष्य है, और समझना है ज्योग्राफी को। अब इतने सारे प्रश्न आप लोग लिखना बंद कर दो। ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी कब तक चलेगा सर? नोट्स अभी तो शुरू हुआ ही नहीं है, आप खत्म होने की बात कर रहे हो। थोड़ा धैर्य रखो, और हम लोग 9 महीने के बाद असेसमेंट करेंगे, हम लोग मूल्यांकन करेंगे 9 महीने के बाद। हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपके साथ जुड़े हैं, और जब मेरे क्लासेस खत्म हो जाएंगे तब भी हम आपसे मिलते रहेंगे, आपके प्रश्नों को लेते रहेंगे। आपके जो खुशी या दुख या सुख दुख का जो अनुभव आपका होगा, वो सब हम शेयर करेंगे। आई लव यू टू। राजनाल लिख रहे हैं मुझे, हिस्ट्री का नोट्स आज आपको मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग सर जी, एनसीईआरटी पार्ट 4 ऑस्ट्रेलिया पढ़ा सर, बहुत आसान लगा, बहुत अच्छा है। आप ऐसे ही पढ़ो। देखो देखो, एक समझना होगा बात, रुको लिखो नहीं, अब एक बात समझनी है आपको, कि अगर आप जो कहा जाए उसका स्वाध्याय भी करना है। सब कुछ एक टीचर के ऊपर में नहीं थोपा जा सकता है ना। आईएएस का सिलेबस, पीसीएस का सिलेबस बड़ा होता है, और जैसा मैंने बार बार कहा कि इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप मैथमेटिक्स सॉल्व करने का फॉर्मूला रट लिए तो आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर दोगे। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये एक सब्जेक्टिव साइंस है। ये जो हम लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, इसमें सब्जेक्टिविटी होती है, विषय परकता होती है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि आपको हर विषय के बारे में गहरा नॉलेज, फिर उसकी व्याख्या, फिर उसका इलेबोरेशन, फिर उसको लिखने की क्षमता, कई स्टेजेस में हम लोग काम करते हैं, और उसी स्टेजेस को सीखना है आपको। तो एक अंतर है आपके पढ़ने के तरीके में, और आज हम लोग जो अब करेंगे, जो हम लोग कर रहे हैं आपके साथ। यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट मी, नो इशूज, मेरा नंबर तो दिया हुआ है ही। सब ऑप्शनल अच्छा है, सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, कोई सेपरेट बैच ज्योग्राफी का नहीं है, जो है सब इसी के साथ है, इसी में आपको आना होगा। अगर सेपरेट बैच लेने जाओगे तो उसका कॉस्ट 18,000 रुपया है, सिर्फ ज्योग्राफी का 18,000 रुपया लगेगा। इससे तो अच्छा है कि तुम 12,000 में सारे लोगों को पढ़ लो। छोटे, लव यू टू। अपना नंबर तो मेरा फ्लैश कर ही रहा है, पुष्पेंद्र, दीपक। नोट्स नहीं मिला, हम आज एक बार फिर कहते हैं, गांव में एटलस उपलब्ध नहीं है सिद्धिका, तो किसी को शहर भेजो, कुछ करो। अब हम आपको एक बताते हैं, यहाँ पे दिल्ली में एक बुक शॉप है, उसका नाम ही है बुक शॉप, द बुक शॉप। तो द बुक शॉप के वेबसाइट पे जाओगे और उसको ऑर्डर दोगे तो वो आपको भेज देगा एटलस। द बुक शॉप के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से भेजना है। मैथमेटिक्स ऑप्शनल इतना आसान नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत हायर लेवल का है, और बिल्कुल आईआईटी के इंजीनियर्स से आपका क्या कंपटीशन हो जाएगा, तो आप नहीं कर पाओगे। अर्जुन, लव यू टू। चलो चलो चलो, आई एम ऑल्सो योर बिग फैन, मैं भी आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ, और भावनात्मक रूप से भी आप हमसे जुड़ रहे हो, शैक्षणिक रूप से भी आप हमसे जुड़ रहे हो।
आप हमसे आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ोगे कुछ समय के बाद, और फिर अगर आप अपने गांव बुलाओगे तो हम आपके गांव जरूर आएंगे। और ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपकी शादी हो रही होगी, आपके बड़े भाई की शादी हो रही होगी, तो आप मुझे बुलाओ, हम जरूर आएंगे। हम अपने स्टूडेंट्स के घर जाते हैं कोई बड़े ओकेजन में, और वो किसी को बताना नहीं होता है कि हमारे सर आए हैं या गुरुजी आए हैं। हम जाते हैं अपना एक सामान्य व्यक्ति की तरह शादी के पार्टी को एंजॉय करते हैं, फिर वहाँ से चले आते हैं। आपकी संस्कृति को देखते हैं, आपके कल्चर को देखते हैं, वो जो राग रागिनियाँ गाई जाती हैं आपके गांव में उसको देखते हैं। बड़ा मज़ा आता है मुझे तो ये सब करने में। अब बस रुको, अब पढ़ना है, पढ़ाना है। एनसीईआरटी ओल्ड ज्योग्राफी का क्लास 6, 7, 8 कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें आपको पता है कि क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं पढ़ना है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। एक प्रश्न पूछते हैं आपसे कि उसका सब लोग जवाब देगा, सब लोग जवाब देगा। एक प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, आप मुझे बताओ कि कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने महाद्वीप हैं, महाद्वीपों की परिभाषा क्या है, महाद्वीप कितने हैं, लिख करके भेजो मुझे। 7, 7 बिल्कुल सही। बस बस बस, 6 लिखा किसी ने, 8 लिखा किसी ने, 3 लिखा किसी ने। अब ये देखो, नाम हम नहीं लेंगे कौन 3 लिख रहा है कौन 8 लिख रहा है। 7 कॉन्टिनेंट है, आपका जवाब मिल गया मुझे। मुझे लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल साक्षात्कार कर रहे हैं, तो इसी तरह से एनर्जेटिक रहिए, इसी तरह से आप बिल्कुल फास्ट रहिए, इसी तरह से सुनते रहिए। और एक 7+1 लिखा है जिसका नाम है जीलैंडिया, और बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। न्यूजीलैंडिया नहीं, जीलैंडिया। न्यूजीलैंड के पास एक कॉन्टिनेंट अंदर डूबा हुआ है जिसकी खोज भूगर्भ शास्त्रियों ने की है। तो हमारे कॉन्टिनेंट की कुल संख्या अब 7 नहीं है बल्कि 7+1 है। थैंक यू भूपेंद्र। और बहुत अच्छा लगा जीलैंडिया के बारे में, भूपेंद्र और कई लोग जानते हैं, हालांकि ये स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हो, तो अच्छा लगा मुझे कि आप लोग कंटेम्पोररी हो। जबकि एनसीईआरटी में 7 कॉन्टिनेंट का जिक्र है, यानी हमारे कितने कॉन्टिनेंट हुए? 8 कॉन्टिनेंट हुए। 8 कॉन्टिनेंट में एक जीलैंडिया कॉन्टिनेंट है जो कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पैसिफिक महासागर है वहां पर वह एक सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट है, एक निमज्जित कॉन्टिनेंट है। वो कॉन्टिनेंटल मास अंदर ओशियन के बेसिन में अंदर पाया गया है। तो कॉन्टिनेंटल पीसेस कई सारे हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक विशेष बात बताऊं कि इसके अलावा भी कई सारे कॉन्टिनेंट्स के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। ये सारे टुकड़े टेरेन्स कहलाते हैं। इन टुकड़ों को हम लोग कहते हैं टेरेन्स। आप लोग नोट करो, आप लोग को जल्दी से नोट करना होगा कि टेरेन्स क्या है। टेरेन्स कहलाते हैं टेरेनस। आज आपने 2 बातें सीखी। पहला आपने सीखा कि हमारे कॉन्टिनेंट 7 नहीं 8 हैं। जो 8वां कॉन्टिनेंट है उसका नाम है जीलैंडिया। ZEA, जैसे न्यूजीलैंड में होता है, तो जीलैंडिया एक कॉन्टिनेंट है। तो ये 8 कॉन्टिनेंट हो गए। और फिर हमने आपसे कहा कि कॉन्टिनेंट के बहुत छोटे छोटे टुकड़े एंटार्क्टिका के पास या आर्कटिक के पास फ्लोट कर रहे हैं, उत्प्लावित हैं, घूम रहे हैं। तो वो उनका साइज बहुत ही छोटा है, तो उनको हम लोग कॉन्टिनेंट नहीं कहेंगे, उनको महाद्वीप नहीं कहेंगे, बल्कि उसको कहेंगे टेरेन्स। उसको टेरेन्स कहा जाता है। टेरेन्स का स्पेलिंग मैंने लिख दिया है, आप लोग नोट करो। तो आप लोगों ने 2 बातों को नोट किया अभी तक। हमारे 8 कॉन्टिनेंट हैं और जो कॉन्टिनेंट के छोटे पीस घूम रहे हैं वो टेरेन्स हैं। अब आप इसको समझो कि आप ट्रेडिशनली क्या पढ़ते हो। ट्रेडिशनली तो सिर्फ आप यही पढ़ते हो ना कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट पढ़ने की परंपरा है, ये जो एनसीईआरटी में 7 कॉन्टिनेंट दिया हुआ है, ये यूपीएससी के लिए आधार तो देगा, लेकिन आपको कभी आईएएस नहीं बनाएगा। आईएएस में जो करंट चीजें हैं, जो कॉन्टेम्पोररी चीजें हैं, ये सब कुछ पूछता है। जैसे जीलैंडिया के विषय में पूछ सकता है, जैसे टेरेन्स के विषय में पूछ सकता है। अब जीलैंडिया तो सारा लोग जानता है, लगभग लोग जानता है दिल्ली में,
दिल्ली में जितने टीचर हैं सब लोग जीलैंडिया न्यूज़पेपर में आया, सब लोग जानते हैं, लेकिन टेरेन्स के बारे में कोई नहीं जानता है। जो आप जाना, जो आपने जाना, जो आपने सुना। टेरेन्स क्या है? टेरेन्स है जो महाद्वीपों के, प्राचीन महाद्वीपों के छोटे छोटे टुकड़े और छोटे छोटे खंड आर्कटिक एवं एंटार्क्टिक महासागर में उत्प्लावित हैं, तैर रहे हैं, पानी में उत्प्लावित नहीं है। हमारा जो समुद्र का तल है ना, वो बैसाल्ट का बना हुआ है और बैसाल्ट का घनत्व अधिक है। और जो महाद्वीप बने हुए हैं वो सिलिका ऑक्साइड के बने हुए हैं, सियाल कहते हैं उनको, सिलिका और एल्यूमिनियम की संरचना है उनकी। तो ये जो कॉन्टिनेंट बने हुए हैं ये ग्रेनाइट के हैं, ये सिलिका रिच चट्टानों के हैं। और जो ओशियन का जो क्रस्ट है वो बना हुआ है बैसाल्ट से और गैब्रो से। घबराना नहीं शब्दों को सुन करके। तो ये जो बैसाल्ट से बना हुआ ओशियन है, ओशियन का जो बॉटम है, ओशियन की जो भूपर्पटी है, उस पर जो कॉन्टिनेंटल पीस है वो उसमें धंसा हुआ है, उसी में तैरते रहता है वो। इसी तरह से जैसे पानी में बर्फ तैरता है, यही थ्योरी आगे जाकर के क्या बनेगा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस बन जाएगा। तो या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बनेगा। इंग्लिश मीडियम के लिए आपको 25 नंबर से ज्वाइन करना पड़ेगा और इंग्लिश के शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, इंग्लिश में नहीं बोला जाएगा इस बैच में। आप इंग्लिश का बैच ज्वाइन करो। आप लोगों को फिर से मैं एक बात कह रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनो और ये लिखना बंद करो। पहला शब्द जो मैंने आपको सिखाया, पहली बात जो मैंने आपको सिखाई वो ये सिखाई कि कॉन्टिनेंट 7 नहीं है, कॉन्टिनेंट 8 है। 8वां कॉन्टिनेंट कौन है? जीलैंडिया, जो न्यूजीलैंड के पास है, समुद्र के नीचे, जो समुद्र के नीचे प्राप्त होते हैं। अब कुछ लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं, छोटे छोटे द्वीपों के समूह से बने द्वीपों को महाद्वीप कहा जा रहा है। इस तरह का मत लिखो राहुल, मत लिखो ये सब बातें। आप लोग सीखने आए हो, आप लोग मेरे पे विश्वास करके आए हो। हम लोगों ने 15-20 साल से भूगर्भ शास्त्र का बहुत गहन अध्ययन किया है। हम लोग वो जो सोच रहे हो कि किताबों को पढ़ करके पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं, तुम्हारी आस्था आनी चाहिए। ये छोटे छोटे द्वीपों को महाद्वीप कहता है, ये सब बकवास बंद करो। ये सब नहीं करना है, आपको लिखना है, आपको सीखना है। यहाँ पर सब लोग सीखने की कोशिश करो। देश के बड़े बड़े प्रोफेसर और देश के बड़े बड़े भूगर्भ शास्त्री और बड़े बड़े जो भूगोलवेत्ता हैं वो भी मुझे जानते हैं, वो सब भी कुछ अच्छा ही कहते हैं मेरे विषय में। आपके कॉलेज के प्रोफेसर हो, आपके कोई भी व्यक्ति हो, कुछ अच्छा ही कहेंगे हमारे लिए। तो आप लोग सीखो, आप लोग यहां पे ये मत लिखो। ओके, आपको आज मैंने सिखाया, आज क्लास प्रारंभ हुआ है और आज मैंने आपको सिखाया कि 8 कॉन्टिनेंट है। 8वां कॉन्टिनेंट है जीलैंडिया, और यह जीलैंडिया जो कॉन्टिनेंटल मास है, यह कहां है? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच के पास में जो पैसिफिक महासागर है, वहीं नीचे में ये निमज्जित है, अंदर डूबा हुआ है। अब यहां आप देखो, आपको एक छोटा सा हम दृश्य दिखाते हैं। इस दृश्य में आप समझ जाओगे क्या करना है। आप देखो, ये है हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है ना, ये हमारी पृथ्वी है सर्कुलर, लिखना बंद। और इस पृथ्वी में जो ऊपरी भाग है इसे कहते हैं क्रस्ट, ये भाग है क्रस्ट, ये क्रस्ट का भाग हो गया। और जो आंतरिक भाग है ये कहलाता है कोर, और जो बीच का भाग है ये कहलाता है मेंटल, ये कहलाता है मेंटल। क्रस्ट का मतलब हुआ भूपर्पटी, मेंटल का मतलब हुआ प्रवर, और कोर का मतलब हुआ अंतरतम। ये हमारी पृथ्वी की संरचना है। और ये जो पृथ्वी की संरचना है, इसका ऊपरी भाग जो क्रस्ट कहलाता है, ये क्रस्ट का 2 भाग होता है। एक भाग होता है महाद्वीपीय क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट, और दूसरा होता है महासागरीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट ही होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। और जो महासागरीय क्रस्ट होते हैं वही होता है ओशियन बॉटम, यानी कि महासागरीय नीतल।
तो ये महासागरीय नीतल और कॉन्टिनेंट, ये दोनों क्रस्ट के भाग होते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है, मान लो कि ये महासागर का नीतल है, तो इस तरह से ये कॉन्टिनेंट इसमें इस तरह से जुड़ा होता है, और ये देखो ये महासागर का नीतल है, इस तरह से होता है कुछ। ये है हमारा ओशियानिक क्रस्ट, ये है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। देखो आप लोग पूरे कंसंट्रेशन से देखो इस चीजों को। जिलैंडिया का कुछ भाग ऊपर निकला हुआ है, अभी हम उस पर बात करेंगे, लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं कि कॉन्टिनेंट क्या है, उसकी संरचना क्या है, तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। आप देखिए यहां पर ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो महाद्वीप का भाग है जिस पर आप खड़े हो, वो महासागरीय क्रस्ट। महासागरीय क्रस्ट क्या है? ये बैसाल्ट का बना हुआ है, ये बैसाल्ट का बना हुआ है, ये है बैसाल्ट। बैसाल्ट एक प्रकार की चट्टान है, और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये बना हुआ है सिलिका ऑक्साइड का, यानी ग्रेनाइट का ये बना हुआ है। ग्रेनाइट का घनत्व होता है 2.67 और बैसाल्ट का घनत्व होता है 2.9। तो घनत्व किसका अधिक है? बैसाल्ट का। तो जिसका घनत्व अधिक होगा उसके ऊपर कम घनत्व का कोई पदार्थ, कोई चीज तैरता है। आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पूरी कहानी फिर से कह रहे हैं और इसको सीखने की कोशिश करो। अपना ज्ञान मोबाइल पे टाइप मत करो, बार बार समझा रहे हैं। और कोई भी प्रश्न चिन्ह अगर तुमको लगता है कि ऐसा कुछ होगा वैसा होगा, तो तुम गलत कर रहे हो। उसमें कोई भी आप सीखने की कोशिश करो, बस यही कहना है कि आप सीखने की कोशिश करो। आपको लिखना भी है और डायग्राम भी बनाना है। आप पहले इसको समझो, फिर हम कुछ बातों को लिखवाएंगे। आप देखो ध्यान से कि भूपर्पटी क्या है। हमारी एक पृथ्वी है, सब लोग ध्यान से, हमारी एक पृथ्वी है। पृथ्वी का ऊपरी भाग क्रस्ट है, भूपर्पटी है। उस भूपर्पटी के दो भाग हैं। पहला भाग है जिस पर हम लोग खड़े हैं, यह है ग्रेनाइट से बना हुआ, जिसे हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। दूसरा भाग है महासागरीय नीतल, महासागर के पानी के नीचे का तल। तो वो जो तल है वो बैसाल्ट का बना हुआ है। बैसाल्ट और ग्रेनाइट हैं क्या? ये चट्टाने हैं। अब बैसाल्ट का घनत्व है 2.9 और बैसाल्ट समुद्र तल के नीचे जाकर के पिघली हुई अवस्था में होता है, पिघली हुई अवस्था में होता है, सेमी मोल्टेन होता है, अर्ध द्रवित दशा में होता है। समुद्र का जो नीतल है ना, उसके नीचे गहराई में जाने के बाद जो चट्टाने हैं वो पिघलित दशा में है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर गहराई में जाओगे तो तापमान बढ़ने लगता है, तो वहां पर चट्टाने अपने मेल्टिंग पॉइंट को प्राप्त कर लेती हैं, तो चट्टाने पिघली हुई मिलती हैं समुद्र के नीतल के नीचे। तो आपको ऐसे समझना है कि मान लो कि एक हमने कटोरा लिया, एक हमारा कटोरा है, तो इस कटोरा में हमने बर्फ के टुकड़े को डाल दिया। अब ये देखो ये पानी है, ये पिघला हुआ भाग है, तो ये बर्फ का टुकड़ा उस पर तैरता है ना। तो आपको ऐसे समझना है कि जो कॉन्टिनेंट का भाग है, जो महाद्वीप के भाग है, वो तैर रहे हैं। जो ग्रेनाइट का भाग है वो तैर रहे हैं। किस पर तैर रहे हैं? वो तैर रहे हैं बैसाल्ट के ऊपर में। बैसाल्ट क्या है? तो बैसाल्ट भी एक चट्टान है जो समुद्र तल का निर्माण करता है, और समुद्र तल के नीचे वह बैसाल्ट पिघला हुआ है। तो जैसे ही आप नीचे देखोगे वो पिघला हुआ चट्टान, पिघला हुआ बैसाल्ट है, उस पर महाद्वीप रखा हुआ है। महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, महासागर का नीतल कैसे बना, ये सब आपको हम समझाएंगे, भूगर्भ शास्त्र से समझाएंगे। और इसको समझोगे आप भौतिक भूगोल के अंतर्गत, आज नहीं समझोगे। आज जितना समझाया जा रहा है उतना ही समझो, और विश्वास रखो कि एक एक चीज बिना समझाए और तुमको एक ज्योग्राफर बनाए बिना मैं यहां से नहीं जाने वाला। और आपको पूरा ज्ञान देकर के जाएंगे, वो ज्ञान देकर के जाएंगे जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला है, सविंदर सिंह में नहीं मिलने वाला है। आपको भूगर्भ शास्त्र के आधार पर भूगोल पढ़ा करके जाएंगे, ताकि आप सब कुछ समझ सको और किसी को पढ़ा भी सको। आप देखो यहां पर फिर से वही कहानी है जो कि पहला क्लास है, और मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे चारों तरफ भारत में फैले हुए हैं इसको सुनने के लिए। कोई गांव में है, कोई बहुत कम पढ़ा लिखा है,
कोई किसी का मोबाइल काम नहीं कर रहा है, इसलिए कई बार चीजों को रिपीट किया जा रहा है। बहुत सारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं लगातार, तो सब रिपीट किया जा रहा है। अब फिर शांति से सुनो। पृथ्वी का ऊपरी सतह भूपर्पटी कहलाता है। भूपर्पटी के दो भाग हैं। ऊपरी भाग जिसे आप महाद्वीप के रूप में देखते हो वह ग्रेनाइट का बना हुआ है। उसका घनत्व 2.67 है, कम घनत्व का है। जबकि महासागर का जो नीतल है, महासागर का जो भूपर्पटी है, वह बेसाल्ट से बना हुआ है और उसका जो घनत्व है वो 3.0 या 2.9 होता है। इसलिए जो कम घनत्व का है ग्रेनाइट, वो बेसाल्ट के ऊपर में तैरता है। और चूंकि बेसाल्ट और गहराई पे जाने के बाद पिघला हुआ है, इसलिए महाद्वीपों में विस्थापन भी होता है। कैसे बर्फ ठोस होता है, लेकिन पिघले हुए पानी द्रव के ऊपर में कैसे तैरता है, उसी तरह से महाद्वीप ठोस हैं, लेकिन वो बेसाल्ट, पिघले हुए बेसाल्ट के ऊपर में वो चलते हैं। इसको समझना है आपको। अब देखो, ये जो सारे महाद्वीप हैं, आप विश्व का मानचित्र उठाओ और विश्व के मानचित्र को उठा करके, बहुत अच्छी बात कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना है। विश्व के मानचित्र को उठाओ और विश्व के मानचित्र को देखो कि क्या अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका का भाग साउथ अमेरिका और मेक्सिको में फिट बैठता है कि नहीं? क्या अटलांटिक के दोनों तट लगभग समानांतर है या नहीं? क्या सारे महाद्वीपों को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो सभी के किनारे आपस में एक साथ फिट हो रहे हैं कि नहीं? ये आपके सामने एक प्रश्न उठाया जा रहा है। प्लीज ध्यान से सुनते रहो। सारे कॉन्टिनेंट्स को अगर हम एक साथ जोड़ें तो क्या उनके किनारे का जो भाग है वो एक दूसरे में फिट होता है या नहीं? फिट हो रहा है। इसका मतलब है कि पहले एक कॉन्टिनेंट था और उस कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? पैंजिया। उस कॉन्टिनेंट का नाम है पैंजिया। ये देखो, ये पैंजिया का कॉन्सेप्ट आ गया। पैंजिया क्या है? हमारा पैंजिया क्या है? आप चाहते हो कि हम विश्व के कॉन्टिनेंट्स को पढ़ें और आपको पैंजिया का ज्ञान ना हो, ये नहीं हो सकता है। आपको अगर सिर्फ ये लगता है कि मुझे सर ऑस्ट्रेलिया में ले जाएं और वहां का पर्वत, पठार और नदी दिखा दें, तो हमसे पढ़ने का फायदा क्या हुआ आपको हम भूगर्भ शास्त्र में ले जाएंगे, आपको हम एक ज्योग्राफर बनाएंगे। आप प्लीज ध्यान से देखते रहो। आप देखो, जो पैंजिया है, ये पैंजिया क्या है? सभी महाद्वीपों का एक समूह है। सभी महाद्वीपों को एक साथ सेट कर दो तो ये बन जाएगा पैंजिया। और ये जो पैंजिया बनता है ना, जैसे मान लो कि ये ग्लोब है, तो ग्लोब में ये सारे महाद्वीपों को हम सेट कर देंगे तो यही है तुम्हारा पैंजिया। ये पैंजिया है। और ये जो भाग है ये महासागरीय तल है। इसी महासागरीय तल को कहते हैं पैंथालसा। हिंदी में भी लिख देते हैं पैंथालसा। कॉपी में नोट करना है। हमारा पहला टॉपिक शुरू हो गया है और हमारा टॉपिक है महाद्वीप और महाद्वीपों की संरचना, महाद्वीपों का अध्ययन। और हमने आपसे कहा कि महाद्वीप, अभी तक हमने आपको समझाया कि महाद्वीप 8 हैं। 8वां महाद्वीप क्या है? ज़ीलैंडिया है। और महाद्वीपों की संरचना पर अब बात की जा रही है। तो हमने कहा कि सारे महाद्वीप पहले एक ही साथ जुड़े हुए थे। इस जुड़े हुए संयुक्त महाद्वीप को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैंजिया। अब बाद में ये पैंजिया टूटेगा। कैसे टूटेगा? कारणों का विश्लेषण करेंगे सिद्धांतों के साथ। ये पैंजिया टूटेगा और इससे कई खंड निकलेंगे। और जब इससे कई खंड निकलेंगे तो वो छोटे छोटे खंड आज हमें महाद्वीपों के रूप में प्राप्त होते हैं। फिर हमने आपको समझाया कि ये जो महाद्वीप के खंड हैं ये ग्रेनाइट के बने हुए हैं, मूलतः ग्रेनाइट के बने हुए हैं। और महाद्वीप के खंड महासागरीय बैसाल्ट के ऊपर में, महासागरीय नीतल के ऊपर में
तैरते रहते हैं, खिसकते रहते हैं। आज जहां भारत है वहां पहले भारत नहीं था। आज जहां अमेरिका है वहां अमेरिका नहीं था। अमेरिका और यूरोप आपस में सटे हुए थे। साउथ अमेरिका और अफ्रीका आपस में सटे हुए थे। वो विखंडित होकर टूटकर अलग तैर करके फैल रहे हैं और सारे महाद्वीप जहां तहां फैल रहे हैं। अब ऐसे समझना है कि यदि कोई महाद्वीप का डेंसिटी बैसाल्ट के डेंसिटी से अधिक हो जाएगा तो वह पानी में डूब जाएगा। जैसे देखो यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको यहां बताया था, जैसे मान लो ये है ना, ये इस डायग्राम में आप आओ और इस डायग्राम में आप आओ। मान लो कि इसका डेंसिटी है, पानी का डेंसिटी है या बैसाल्ट का डेंसिटी हम मान लेते हैं 3.0 है। अगर इस भाग का, इस महाद्वीपीय खंड का डेंसिटी यदि 3.2 हो जाएगा तो ये महाद्वीप डूबेगा। यही हुआ है जीलैंडिया के साथ। जीलैंडिया भी एक महाद्वीप था, वह भी तैर रहा था, लेकिन चूंकि उसका घनत्व धीरे धीरे बढ़ा है, उसके अंदर में मैग्मा का, उसके अंदर में ज्वालामुखीय विस्फोट से मैग्मा अंदर प्रवेश कर गया और मैग्मा अंदर प्रवेश करने के बाद उसका जो जीलैंडिया है उसका भार बढ़ गया और भार बढ़ने के कारण वो बैसाल्ट में धीरे धीरे अंदर की ओर डूब गया है। तो हमारा एक कॉन्टिनेंट महासागरीय नीतल यानी महासागरीय क्रस्ट के नीचे डूबा हुआ है, क्योंकि उसका घनत्व महासागरीय नीतल के घनत्व से अधिक हो गया। और महासागरीय नीतल का घनत्व अधिक क्यों हुआ? जो महाद्वीप डूबा है जीलैंडिया, उसका घनत्व अधिक क्यों हुआ? तो उसका कारण है कि ज्वालामुखीय उद्गार उसके अंदर में हुआ, जिसमें मेटालिफेरस, जिसमें धात्विक खनिज अंदर प्रवेश कर गए, जिसके कारण उसका भार बढ़ गया। मुझे आशा है आप यूपीएससी के लेवल को समझ रहे हो। मुझे आशा है कि आप अपनी बातों को अपने मन से हटा करके सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हो। मुझे आशा है कि आप हम पर प्रश्न चिन्ह लगाने से अच्छा है कि आप खुद सीख रहे हो। ज्यादा बेहतर यही होगा कि आप सीखिए और जो जो बातें बताई जा रही है उसको आत्मसात करिए। मजा आ रहा है तो मजा लेते रहिए, लेकिन आप ये समझ लो कि जो बातें एनसीईआरटी में लिखी है क्या हम वही पढ़ाएंगे आपको? नहीं, हम आपको वो नहीं पढ़ाएंगे ना, हम आपको वो भी पढ़ाएंगे, वो आसान करके पढ़ाएंगे, लेकिन क्लास में, आईएएस के क्लास में तो थोड़ा आपको और ज्यादा सीखना होता है, नए चीजों को सीखना होता है। अब ऐसा करते हैं कि कुछ बच्चे नया जुड़े हैं तो कुछ लिख रहा है, कोई लड़का रोहित लिख रहा है कि जीलैंडिया जब डूब जाएगा तो, अभी प्रश्न नहीं पूछो रोहित, अभी मुझे पढ़ाने दो, तुम्हारे सारे प्रश्नों का समाधान खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। अब जो बच्चे नए आए हैं अभी तुरंत तुरंत, उनके लिए मैं शुरू से बोलता हूं, सभी लोग इसको रिवाइज करो, मैंने आज क्या पढ़ाया और जीलैंडिया का कॉन्सेप्ट क्या बताया है। एक सेकेंड में मैं लौटता हूं। मैं आ गया। अब देखो, मैंने कहा कि महाद्वीप 7 नहीं है, 8 है। 8वां कौन है? जीलैंडिया। और जीलैंडिया कहां है? डूबा हुआ है न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर के नीतल में। अब इसको समझना है कि हमारा जो क्रस्ट है, हमारी जो भूपर्पटी है, उसके 2 भाग होते हैं। पहला है महाद्वीपीय भूपर्पटी, दूसरा है महासागरीय भूपर्पटी। भूपर्पटी का 2 भाग है। महासागरीय भूपर्पटी बैसाल्ट का बना हुआ है, समुद्र का नीतल है। समुद्र का पानी हटा दोगे ना तो नीचे जो ठोस मिला, वो ठोस क्या है? वही तो महासागरीय भूपर्पटी है जो बैसाल्ट का बना हुआ है। और बैसाल्ट का घनत्व अधिक होता है और वह बैसाल्ट और नीचे गहराई में जाओगे, लगभग जाओगे 100 किलोमीटर की गहराई पर, 35 किलोमीटर के बाद वो बैसाल्ट पिघला हुआ रहता है। तो इसका अर्थ क्या है
कि जो महाद्वीप उसके ऊपर रखे हुए हैं वो उत्प्लावित हैं और चल रहे हैं और तैर रहे हैं सारे महाद्वीप। फिर हमने कहा कि सारे महाद्वीप पहले एक थे जिसका नाम था पैंजिया, और जब महाद्वीप एक हो गया तो महासागर भी एक हो गया ना, महासागर भी तो अलग अलग नहीं होंगे, तो वो जो संयुक्त महासागर था उसका नाम था पैंथालसा। तो कॉन्सेप्ट आ गया, पैंजिया पैंथालसा, पैंथालसा महासागर हो गया, पैंजिया महाद्वीप हो गया। अब क्या है कि पैंजिया का विखंडन हो गया कुछ समय के बाद, क्यों विखंडन हुआ बाद में पढ़ाएंगे। तो ये पैंजिया के विखंडन होने के बाद उसके जो टुकड़े तैर रहे हैं बेसाल्ट के ऊपर में, वही हमारे महाद्वीप हैं। इन महाद्वीपों की आकृति अलग अलग होती है क्योंकि ये अलग अलग प्रकार से, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई ट्रायंगुलर, कोई क्वाड्रिलैटरल चतुर्भुजीय आकृति में टूट करके सब बह रहा है, सब उत्प्लावित है और घूम रहा है सब चारों तरफ। फिर हमने कहा कि एक महाद्वीप ऐसा था जिसका घनत्व काफी ज्यादा होने के कारण वह बेसाल्ट के अंदर नीचे धीरे धीरे डूब गया। तो मैंने ये कारण आपको बताया कि जीलैंडिया नीचे क्यों मिलता है। फिर मैंने कहा कि इसका घनत्व क्यों अधिक बढ़ा, तो इसके अंदर में मैग्मा का इंट्रूजन हुआ, अंतर्वेदी मैग्मा, जो पृथ्वी की गहराई से निकला हुआ मैग्मा है वो इसके अंदर प्रवेश किया, तो इसका घनत्व ज्यादा हो गया और बेसाल्ट से ज्यादा घनत्व होने के कारण ये धीरे धीरे नीचे की ओर डूब गया है। तो इसको वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया है, इसको फाइंड आउट किया है। फिर आपको मैंने बताया कि ये जो 8 महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों की संरचना क्या होगी, ये सब मूलतः ग्रेनाइट के बने हुए हैं। तो ग्रेनाइटों से महाद्वीप बना हुआ है। फिर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पैंजिया के टूटने के बाद जो बहुत सारे छोटे छोटे खंड, छोटे छोटे टुकड़े, कांच अगर टूटता है तो उसमें छोटे कण भी तो होते हैं ना, वो छोटे टुकड़े जो घूम रहे हैं बेसाल्ट के ऊपर में, उनको आप महाद्वीप नहीं कह सकते क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है। इन छोटे द्वीप नुमा या छोटे खंड को जो कि बेसाल्ट में कहीं कहीं फंसे हैं या तैर रहे हैं, उनको हम लोग कहते हैं टेरेन, टेरेन, उनको टेरेन कहते हैं। तो आज आपने क्या सीखा, पैंजिया क्या है, टेरेन क्या है, महासागरीय भूपरपटी कैसे बनी हुई है, तो महाद्वीप कैसे बने हुए हैं। बालू भी बेसाल्ट है क्या सर जी जो बीच पर होता है? बालू बेसाल्ट नहीं है, बालू सिलिका ऑक्साइड है, बालू क्वार्टजाइट है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम लोग बाद में करेंगे। 94% भाग डूबा हुआ है जीलैंडिया का, बिल्कुल सही बात है, उसका एक छोटा सा पार्ट है वो ऊपर निकला हुआ है। तो आपको कुछ बच्चे हैं जो कि न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, अच्छी बात है। हमारा उद्देश्य है कि ये ऐसा आईएएस में 94% भाग ऊपर है कि 6% भाग डूबा हुआ है, इसकी जरूरत आपको नहीं है। आपको समझना है कि जीलैंडिया का कॉन्सेप्ट क्यों है और क्यों डूबा हुआ है। अब आप फैक्चुअली न सीख करके जो एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको सीखने की कोशिश करो। अब ये देखो कि पीसीएस क्लास चल रही है, पीसीएस क्लास में भी इनिशियल क्लासेस यही होंगी, बाद में फैकल्टी बदलेंगे, तो पीसीएस क्लास यही चल रहा है। अभी एडमिशन हम लोग शायद 2-3 दिन और रखेंगे और पीसीएस क्लास चल रही है, यही पीसीएस क्लास है। अब हम लोग चलते हैं कि हमारे 8 कॉन्टिनेंट का साइज के अनुसार उनकी आकृतियां कैसी है और उनकी औसत ऊंचाई क्या क्या है। आपको एक होमवर्क देने वाले हैं, सभी महाद्वीपों के औसत ऊंचाई का एक अनुक्रम बनाओ। सबसे अधिक औसत ऊंचाई किस महाद्वीप की है? एशिया की है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा हाई माउंटेन्स हैं। तो आप एक सीक्वेंस बनाओ। अफ्रीका भी एक पठार है, उसकी भी औसत ऊंचाई 732 के आसपास है। तो आप चेंज करता है, अगर हम लोग पर्वतों का भी एवरेज ले लेंगे और अफ्रीका को पठार अगर नहीं मान लेंगे तो उसका औसत ऊंचाई बदल जाएगा। अंटार्कटिका की ऊंचाई कितनी है? तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क ये है कि महाद्वीपों को ऊंचाई के क्रम में सजाएं। तो आप महाद्वीपों को पहले ऊंचाई के क्रम में एक बार सजाओ। पहला होमवर्क मैंने आपको क्या दिया है? ऊंचाई के आधार पर महाद्वीपों को सजाएं। ये पहला काम करना है आपको। ये बहुत बेसिक लेवल का है,
फिर है जनसंख्या घनत्व के आधार पर सजाएं। जनसंख्या घनत्व में भी एशिया सबसे ऊपर में है। तीसरा, जल विद्युत की संभावना के आधार पर, जल विद्युत की संभावना के आधार पर सजाएं। हम ही पूरा भूगोल पढ़ाएंगे, बीच में कोई नहीं आएगा। और चौथा है आकृति यानी एरिया यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के आधार पर आप इसको महाद्वीपों को सजाएं। तो हमने 4 आधार लिए हैं। महाद्वीपों को अनुक्रम से सजाने के 4 आधार हैं और ये चारों आधार पर प्रश्न कहीं न कहीं पीसीएस में पूछे जाते हैं। आप देखो इसको कि ऊंचाई के आधार पर महाद्वीपों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, फिर जनसंख्या घनत्व के आधार पर कैसे करना है, फिर जल विद्युत की संभावना के आधार पर कैसे करना है, फिर आकृति या क्षेत्रफल के आधार पर करना है, और फिर है जल संसाधन के आधार पर महाद्वीपों का अनुक्रम बनाना है। तो ये अनुक्रम बना करके आप मुझे कल दिखाओगे, और कल हमारी क्लास जैसे ही शुरू होगी हम आपसे इसी पर क्विज करेंगे, इसी से हम पूछेंगे। आप देखो हमने क्या बनाया। हमने ये 5 क्राइटेरिया, 5 प्रतिमान स्थापित किए हैं। तो हमने ये जो 5 क्राइटेरिया बनाए हैं, इस पे आप तैयारी करो और कल इस पे हम लोग क्विज करेंगे। बहुत ही आसान है। हमने इसलिए आपको दिया, प्रश्न बना करके दिया कि आप खुद मेहनत करो और खुद आप इंटरनेट पे सर्फिंग करके देखो कि क्या है। क्या होगा कि उसको देखने के क्रम में आप बहुत सारी चीजों के सामने आ जाओगे और बहुत कुछ सीख जाओगे। अगर मान लिया हम आपको बता दें कि भाई आकृति के आधार पर सबसे बड़ा एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो गया, और उसके ऊपर अंटार्कटिका हो गया, और उसके ऊपर यूरोप हो गया, तो इसमें क्या मजा है? मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। आप इस पे रिसर्च करो और इस पे खुद सबका जो उत्तर है उसका मुझे उत्तर दो। कल हम इस पे क्विज करेंगे। अब चलते हैं हम लोग महाद्वीपों के अध्ययन की ओर, और अब क्लास का बिल्कुल डायनेमिक्स अलग होगा और क्लास पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन आपको लगाना है। हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। अंटार्कटिका बाद में करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ये अगर आप एटलस में देखोगे तो आपको लगेगा कि यह ग्रीनलैंड से छोटा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ग्रीनलैंड से छोटा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ग्रीनलैंड से लगभग 3 गुना बड़ा होगा। यानी ग्रीनलैंड बड़ा है या ऑस्ट्रेलिया बड़ा है? ऑस्ट्रेलिया बड़ा है। लेकिन एटलस में ऐसा क्यों दिखता है? ऐसा इसलिए दिखता है कि कमेंट शो हो रहा है मुझे, आप चिंता मत करो, कमेंट शो हो रहा है। थैंक यू जय, थैंक यू देवेश। जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया पे अभी एक व्यापक और गहन अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के भूगर्भ शास्त्र को, उसकी संरचना को, उसके जलवायु को, उसके वनस्पति एवं मृदा को, उसके खनिज संसाधन को, उसके जल विद्युत की संभावना को, उसकी जनसंख्या को, वहाँ के मूल निवासियों के विषय में, वहाँ की जो जैव विविधता है उसके विषय में, वहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन के विषय में सब कुछ किया जाएगा। अब करते हैं। ये 5 प्रश्न को आप लोग देखो और हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में। ऑस्ट्रेलिया का ये एक मैप है जो कि आपके लिए लगाया गया है। शायद आपको ये दिखेगा। ये बड़ा हो सकता है क्या? कैसे बड़ा होगा?
पेन वाला, हाँ तो ये किया ना। हम्म, देखो ये ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक मैप है, और इस मैप को कैसे पढ़ना होता है इसके विषय में आपको समझना है। चूंकि आपकी ये पहली कक्षा है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। ऑस्ट्रेलिया पर हम कुछ बातों को लिखवाएंगे भी, और उसके विषय में कुछ बात भी करेंगे, आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। अभी आप ऑस्ट्रेलिया के इस मैप को देखो, और ऑस्ट्रेलिया के विषय में, ऑस्ट्रेलिया के इंट्रोडक्शन पे कुछ बातों को लिखो। लिखवा रहे हैं, लिखो 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 लिखो। पेन निकालो और आप लिखना शुरू करो। लिखो। ऑस्ट्रेलिया पर हमने जो मटेरियल दिया है, वो मटेरियल में सब कुछ है, उसमें बहुत सारा फैक्ट लिखा हुआ है। तो आप लिखना शुरू करो ऑस्ट्रेलिया के विषय में। लिखो, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है। पैंजिया का जो दक्षिणी भाग था ना, उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो आप पहले लिखो कि ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है, और गोंडवाना लैंड पैंजिया के दक्षिणी भाग को कहते हैं। पैंजिया था एक सुपर कॉन्टिनेंट था, तो सुपर कॉन्टिनेंट का जो दक्षिणी भाग है उसको क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। और उसी गोंडवाना लैंड का जो टुकड़ा था उसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा था। अब ऑस्ट्रेलिया के विषय में एक बात आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो महाद्वीप है, वो मेडागास्कर से और अफ्रीका से और भारत से, तीनों से जुड़ा हुआ था। फिर से रिपीट करते हैं, अफ्रीका, मेडागास्कर और भारत से ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ था। और लगभग 120 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया का विखंडन होकर के ऑस्ट्रेलिया पूर्व की ओर आया और आज के अवस्थिति को प्राप्त करता है। अब हम आपको इस बात को अच्छे से लिखवा देते हैं। आप लिखो और बहुत शांत रहो, बहुत धैर्य से देखो। बहुत, मेरे लिए भी ऑनलाइन पे बड़ा नया अनुभव है, तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि हम किस वेलोसिटी से पढ़ाएं और किस तरह से आपको पढ़ाएं। सामने तो आप बैठे नहीं हो। आप लिखो, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है, और 120 मिलियन वर्ष पूर्व, 120 मिलियन वर्ष पूर्व यह अफ्रीका एवं भारत से विलग हुआ, अफ्रीका एवं भारत से विलग हुआ, तथा महाद्वीपीय विस्थापन के कारण, महाद्वीपीय विस्थापन के कारण वर्तमान अवस्थिति को, वर्तमान अवस्थिति को प्राप्त है। जो नोट्स क्लास में बनवाया जाएगा वो वैलिड है। मटेरियल तो बहुत सारा है बाजार में, जो मैंने क्या लिखा है, जो वर्तमान स्थिति को प्राप्त है। अब आपको लिखना है कि ऑस्ट्रेलिया का अर्थ क्या है, तो इसको समझाते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया जो शब्द है इसमें ऑस्ट्रेलिस है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिस है, ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस है। दो शब्द होते हैं,
पहला है बोरियालिस, बोरियालिस, और दूसरा है ऑस्ट्रेलिस। पहला शब्द है बोरियालिस, दूसरा है ऑस्ट्रेलिस। दो शब्द हैं। बोरियालिस का अर्थ होता है नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर। तो बोरियालिस, बोरियालिस मतलब उत्तर, और ऑस्ट्रेलिस का अर्थ हुआ टुवर्ड्स साउथ, यानी दक्षिण। चूंकि यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में है और दक्षिणतम महाद्वीप है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिस कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया कहेंगे। जब जेम्स कुक सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के पास तस्मान आए, जिन्होंने तस्मानिया की खोज की, और तस्मान के नाम पर ही ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जिसका नाम है, इसका नाम है तस्मानिया। तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो नीचे का भाग है ना, आप देखो यहां पे, ये तस्मानिया है। तो ये जो तस्मानिया है, यहां जो तस्मानिया है, यहां पर सबसे पहले आए थे तस्मान। तस्मान ने इसकी खोज की, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो सागर है, इसका नाम भी है तस्मान सी। इसका नाम है तस्मान सी। जब आपको हम समझाने लगे तो आप लिखना बंद करके समझने लगो और डायग्राम बनाने लगो, और जब आपको हम लिखवाने लगे तब आप लिखते रहो। तो आप देखो, ये तस्मानिया है, ऑस्ट्रेलिया का एक दक्षिणी राज्य। इसकी खोज की तस्मान ने, और तस्मान के नाम पर ही तस्मान सागर है। तस्मान सागर क्या करता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच का सागर है, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को डिवाइड करने वाला, दो अलग करने वाला कौन सा सागर है? तस्मान सागर है। तो तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को अलग करती है। और यहां आप देखो, तस्मानिया एक छोटा सा आइलैंड है। जेम्स कुक का नाम आपने सुना होगा। तो जेम्स कुक ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के इस दक्षिण पूर्वी तट पर प्रवेश किया। ये जेम्स कुक इधर से आए, और यहां पर इन्होंने सिडनी के आसपास, सिडनी हार्बर के पास आकर के अपना पहला डेरा जमाया था। तो ये कुक के द्वारा ये ऑस्ट्रेलिया की खोज मानी जाती है। अभी तक हमने आपको क्या बताया कि ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिस शब्द से बना है। ऑस्ट्रेलिस का अर्थ क्या है? दक्षिण। और उत्तर का अर्थ क्या होता है? बोरियालिस। यानी दो शब्द हैं, बोरियालिस, ऑस्ट्रेलिस। जो उत्तर में होगा वो बोरियालिस, जो दक्षिण में होगा वो ऑस्ट्रेलिस। जैसे आपने सुना होगा कि जो टैगा जलवायु है, जो साइबेरिया की जलवायु है, जो उत्तरी भाग है, आर्कटिक के पास वाला भाग है, उसको लोग कहते हैं बोरियल क्लाइमेट। बोरियल क्लाइमेट क्यों कहते हैं? उत्तरी जलवायु है। बोरियालिस मतलब उत्तर, ऑस्ट्रेलिस मतलब साउथ। तो ऑस्ट्रेलिया कहलाया। फिर मैंने आपको बताया कि ये तस्मानिया की खोज तस्मान ने की, ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने की, और जेम्स कुक ने सिडनी हार्बर के पास आकर के अपना अड्डा जमाया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया का ये इतिहास है, ऑस्ट्रेलिया का ये अर्थ है। अब हम एक काम करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल मैप को देखते हैं, और आप लोगों को इसमें सीखना है कि ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल मैप को कैसे सीखना है। ऑस्ट्रेलिया के कितने राज्य हैं और राज्यों की राजधानियां कहां कहां पर हैं, ये आपको देखना और समझना है, जो बहुत सामान्य सा एक प्रक्रिया है। मेरा तो मन नहीं करता है कि इतना सामान्य चीज आपसे हम डिस्कस करें, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं वो देखना चाहेंगे। तस्मान सागर बिल्कुल पैसिफिक का ओशियन का भाग है। आप यहां देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, यहां पर है पर्थ लिखा है। तो एक लाइन हम ऐसे लेते हैं, जो रेखा पर्थ से सीधे निकलती है, जो देशांतर पर्थ से सीधे निकलती है, तो ये जो लाइन होता है, इस लाइन के पर्थ के इधर वाले भाग को इंडियन ओशियन कहते हैं। ये इंडियन ओशियन है। और पर्थ के इधर वाले भाग को पैसिफिक कहते हैं। इसको पैसिफिक कहते हैं। आई होप आई एम क्लियर।
मुझे आशा है कि आपको उत्तर मिल गया होगा। तो ये जो इधर का पूरा भाग है, जैसे ऑस्ट्रेलियन बाइट है या तस्मान है या जो भी है, बास स्ट्रेट है, ये सब पैसिफिक है, ये सब पैसिफिक का भाग है। इधर सब ऑस्ट्रेलिया। इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को डिवाइड करने वाली रेखा पर्थ से निकलती है। जो देशांतर पर्थ से निकल रही है वही डिवाइड करती है। पर्थ से पश्चिम जाओगे इंडियन ओशियन, पर्थ से पूर्व जाओगे तो आपका पैसिफिक ओशियन। आपके सारे प्रश्नों का समाधान बस एक लाइन में मिल रहा है, आप इसको याद रखो। एक प्रश्न आया है कि सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, उपमहाद्वीप का मतलब क्या है। जैसे भारत एक उपमहाद्वीप है, तो उपमहाद्वीप का क्या होता है कि उसका साइज बहुत बड़ा होता है और वो कम से कम 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। 3 तरफ से जल से घिरा हो और उसका साइज बहुत बड़ा हो, लेकिन वो महाद्वीप का ही भाग हो, तब उसको कहेंगे उपमहाद्वीप। यहां देखो, हम लोग ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल मैप को कर लेते हैं और इसको बहुत ध्यान से करना है और याद भी रखना है आपको। आप देखो, सबसे पहले ऊपर चलते हैं, तो ये है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड मिला। क्वींसलैंड का साइज देखो क्या है, ये क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड के नीचे है न्यू साउथ वेल्स, उसके नीचे है विक्टोरिया। न्यू साउथ वेल्स, उसके नीचे है विक्टोरिया और उसके नीचे है तस्मानिया। अब इन 4 स्टेट्स को, ऑस्ट्रेलिया के 4 स्टेट्स को पूरे अनुक्रम में याद रखना है। सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर क्या था, क्वींसलैंड। उसके नीचे क्या है, न्यू साउथ वेल्स। उसके नीचे क्या है, विक्टोरिया। उसके नीचे क्या है, तस्मानिया। अब आपको इस तरह से सीक्वेंस में याद रखना है। अब यहीं पे कैनबेरा है। कैनबेरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो कैनबेरा एक यूनियन टेरिटरी है। कैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी था या कैसे चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, तो जो चंडीगढ़ की कहानी है वही कैनबेरा की भी कहानी है। क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, जब कॉमनवेल्थ का पार्ट बना, जब ब्रिटिश राज यहां से खत्म हुआ और ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, तो उसके बाद सिडनी में और मेलबोर्न में, यहां देखो ये है सिडनी, ये है मेलबोर्न, तो सिडनी और मेलबोर्न के बीच में झगड़ा हो गया कि राजधानी कौन बनेगा। तो एक समाधान निकाला गया कि सिडनी और मेलबोर्न के बीच में एक मध्य भाग को ले लिया जाए और उसको यूटी बना दिया जाए, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को शिफ्ट कर दिया जाए। तो राजधानी न तो सिडनी को मिला और न ही राजधानी मेलबोर्न को मिला, राजधानी चली गई कैनबेरा के पास। तो कैनबेरा आज ऑस्ट्रेलिया का क्या है, यूनियन टेरिटरी है। और दूसरा यूनियन टेरिटरी देखो यहां है, नॉर्दर्न टेरिटरी, जिसकी राजधानी डार्विन है। यानी ऑस्ट्रेलिया में यूनियन टेरिटरी 2 हो गया। पहला क्या हो गया, अभी तक 2 मिला है। पहला है हमारा कैनबेरा और दूसरा है हमारा नॉर्दर्न टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी को क्यों यूनियन टेरिटरी बनाया गया, इसको भी समझना है। नॉर्दर्न टेरिटरी में एक जनजाति रहती है, ऑस्ट्रेलिया की जो मूल जनजाति है, जिसे एबोरिजिनल्स कहते हैं या बिंदिबू कहते हैं, ये यहीं पर प्राप्त होती है। इसको थोड़ा और बड़ा करने के लिए तो स्पेस ही नहीं, अब तो मैंने बड़ा कर दिया। अब देखो, तो मैंने आपको समझाया कि नॉर्दर्न टेरिटरी को क्यों यूनियन टेरिटरी माना गया, यानी इसे राज्य का दर्जा न देकर के केंद्र शासित प्रदेश क्यों रखा गया। केंद्र शासित प्रदेश रखने का मूल कारण है कि यहां ट्राइबल पॉपुलेशन है और यहां पर जो ट्राइब रहती है उसको कहते हैं एबोरिजिनल्स या बिंदिबू। हम यहां लिख देते हैं, बिंदिबू कहते हैं, BINDIBU। ये बिंदिबू जनजाति है, यही कहलाती है एबोरिजिनल। ये एबोरिजिनल कहलाती है। और यही जो जनजाति है, इसने आविष्कार किया है बूमरैंग का। बूमरैंग का आविष्कार किया है, इस जनजाति ने बूमरैंग का आविष्कार किया है। तो आप देखो इसको, ऑस्ट्रेलिया की मूल जनजाति क्या कहलाती है, बिंदिबू। उसी जनजाति को कहते हैं एबोरिजिनल
और उसने बुमरैंग की खोज की है। ये जो जनजाति है, ये बुमरैंग आपने देखा होगा खेलते हैं, आप उसको थ्रो करोगे तो शिकार को हिट करता है और वापस भी लौट जाता है, हवा में वो काट करके नीचे वापस आ जाता है ना, वो बुमरैंग होता है। तो ये बुमरैंग की खोज नॉर्दर्न टेरिटरी में किया गया। अब आप देखो कि अब हम लोग चलते हैं, यहां देखते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया है, एक और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजनीतिक मैप है उसको आप देखने का कोशिश करो। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया, 4 इधर, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यहां पर है, ये नॉर्दर्न टेरिटरी यूटी की तरह है, ये कैनबेरा यूटी की तरह है। यानी 1 2 3 4 5 6 ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। अब आपको जो गहराई वाली बात बतानी है, जो स्पेशल बात बतानी है, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो बाउंड्रीज हैं, आप ये देख लो, ये जो बाउंड्रीज खींचे हुए हैं, मान लो कि क्वींसलैंड है और नॉर्दर्न है, तो ये इसके बाउंड्रीज देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ऐसे वर्ग ऐसे बना हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन बाउंड्रीज है। आखिर ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का स्ट्रेट लाइन बाउंड्रीज क्यों मिलता है? ये सारे बाउंड्रीज जो हैं, मोस्टली जो भी बाउंड्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये स्ट्रेट लाइन बाउंड्रीज क्यों हैं? ये यूपीएससी टाइप प्रश्न आ गया। ऑस्ट्रेलिया के राज्यों को जानना तो कोई भी जानता है, वो तो कहीं से भी आप पढ़ लोगे। हम आपको स्पेशल क्या बताने जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो राज्यों की सीमाएं हैं, वो सीमाएं स्ट्रेट लाइन क्यों हैं, सीधी रेखाएं क्यों हैं। क्या होता है कि जब भी एरिया के लिए, क्षेत्रफल के लिए 2 राज्यों के बीच में कोई संघर्ष न हो, तो वहां पर क्या किया जाता है कि स्ट्रेट बाउंड्री बना दिया जाता है। और इस तरह के बाउंड्रीज को एंटीसीडेंट बाउंड्री कहते हैं। एंटीसीडेंट बाउंड्री कहते हैं, यानी पूर्ववर्ती सीमाएं कहते हैं। अब आपसे एक प्रश्न है और बहुत ध्यान से सुनिए और ध्यान से उत्तर दीजिए। ऑस्ट्रेलिया में राज्य कितने हैं, राज्य की राजधानी कौन है, ये मेरा काम नहीं है, ये तो कोई भी करेगा। मैंने आपको क्या सिखाया? जीलैंडिया क्या है, पैंजिया क्या है, पैंथालसा क्या है, टेरेन क्या है, ये मैंने आपको सिखाया, ये आपको हमसे सीखना है। दूसरा मैंने क्या बताया? गोंडवाना लैंड क्या है, और गोंडवाना लैंड का टुकड़ा कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ये जो स्पेशल चीजें हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया क्यों कहते हैं? ऑस्ट्रेलिस शब्द के कारण कहते हैं। ये आप हमसे ग्रहण करो। अब आपको समझाने जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में यूनियन टेरिटरी 2 हैं। पहला यूनियन टेरिटरी कौन है? कैनबेरा, जो वहां का कैपिटल है। तो कैनबेरा को क्यों बनाया गया यूनियन टेरिटरी, इसकी कहानी मैंने बताई आपको, ये मेरा स्पेशल था। फिर नॉर्दर्न टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया, जब भी मैं आपको व्याख्या करके बताऊं कि क्यों बनाया गया, कारणों की जब व्याख्या करने लगूं, तब समझो आप ज्ञान ले रहे हो, यूपीएससी टाइप नॉलेज ले रहे हो। क्योंकि नॉर्दर्न टेरिटरी को रटने से कोई फायदा नहीं है। नॉर्दर्न टेरिटरी को क्यों टेरिटरी बनाया गया? क्योंकि वहां ट्राइबल पॉपुलेशन है। और कौन सा ट्राइब है? बिंदिबू ट्राइब है। बिंदिबू ट्राइब को क्या कहते हैं? एबोरिजिनल भी कहते हैं। और उस ट्राइब ने क्या खोज किया है? बुमरैंग की खोज की है। तो ये आपको जानना है नॉर्दर्न टेरिटरी के विषय में। अभी तो बहुत सारी बातें आएंगी। और जो स्पेशल आपको मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्यों के मध्य की जो सीमाएं हैं वो स्ट्रेट लाइन क्यों हैं, वो सीधी रेखा में क्यों हैं। तो ये जो सीधी रेखा में सीमाएं मिलती हैं ना, इसका कारण होता है कि हल्का सा नीचे करो, मैप को करके देखते हैं भाई, देखो शायद अब शायद सही हो जाए। तो ये सीमाओं के स्ट्रेट लाइन होने के कारण मैंने आपको बताया कि ये अनकॉन्टेस्टेड सीमाएं हैं। इन सीमाओं के निर्माण में कोई संघर्ष नहीं है। जैसे मान लो कि बिहार और बंगाल की सीमा का निर्धारण हो रहा था, तो बंगाल और बिहार के बीच में झगड़ा हो गया। वहां के बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह थे, तो उन्होंने जाकर के कहा कि नहीं, धनबाद का एरिया, ये जो पूरा पुरुलिया का जो क्षेत्र है,
वो सब बांका का जो क्षेत्र है ये सब बिहार के अंतर्गत आएगा। तो बंगाल और बिहार के बीच में बड़ा कॉन्टेस्ट हुआ था, और कॉन्टेस्ट के कारण जब सीमाएं बनती है तो सीमाएं इस तरह से जिगजैग होती हैं, इस तरह से घूमती हुई सीमाएं होती है। लेकिन जहां दो राज्य आपस में कॉन्टेस्ट नहीं करता है तो वहां पर सीमाएं स्ट्रेट लाइन हो जाती हैं, और इसी तरह के सीमा को कहते हैं एंटीसीडेंट सीमा, यानी पूर्ववर्ती सीमा। एक प्रश्न का उत्तर दो। चलो हम लोग छोटा सा क्विज करते हैं। आज पहला दिन है और मेरा उद्देश्य है कि आपको वो बातें बताई जाए जो आपको पुस्तकों में प्राप्त नहीं हो रही हैं और जो आईएएस में, पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप मुझे बताओ कि जीलैंडिया क्या है, दूसरा ये बताना है पैंजिया क्या है, तीसरा बताना है टेरेन क्या है, चौथा बताना है गोंडवाना लैंड क्या है, पांचवा बताना है पूर्ववर्ती सीमाएं क्या होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में पूर्ववर्ती सीमाएं थोड़ा कंफ्यूजन दूर करिए सौरभ, कंफ्यूजन क्या है आप बताओ। तो ये पूर्ववर्ती सीमाएं क्या है, इस पर एंटीसीडेंट बाउंड्रीज क्यों ऑस्ट्रेलिया में है। मैंने इन सारे तथ्यों का, सारे प्रश्नों का जवाब अब तक आपको दिया है। अब ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया में कितने राज्य हैं, ऑस्ट्रेलिया में राज्य की राजधानियां कौन कौन सी हैं। तो राज्य की राजधानियों में अगर हम जाएंगे तो ये तो इसमें एक कोड आपको बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़े नगर हैं, ऑस्ट्रेलिया में हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। एबोरिजिनल का जवाब एंटीसीडेंट कहते हैं। हिंदी मैप का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आप अंग्रेजी के शब्दों से। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत। ऑस्ट्रेलिया क्यों कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिस शब्द से बना है। तो ऑस्ट्रेलिस शब्द का अर्थ होता है दक्षिण, क्योंकि ये दक्षिणी महाद्वीप है इसलिए इसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। पैंजिया पर आपने बिल्कुल सही एट्थ कॉन्टिनेंट। मुझे आज अनुभव हो रहा है कि आप लोग कुछ सीख रहे हो और अच्छा लग रहा है मुझे देख करके। आपका उत्तर बहुत बहुत तेजी से आया तो मुझे अच्छा लगा। अब आपको आगे ले चलते हैं और आगे पढ़ाते हैं। आज बहुत ही बेसिक लेवल पे रहना है लेकिन समझना है चीजों को। आप देखो ऑस्ट्रेलिया के, अब आपको मैपिंग के कुछ विधियों को समझाते हैं। मैपिंग का विधि आपको सीखना होगा। हर व्यक्ति को मैप याद नहीं होता है। स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो मैप को याद कैसे रखे, इतना आसान तो है नहीं। एक प्रश्न आया कि ईरान के साइरस ने सबसे पहले भारत पर अटैक किया था, जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हुआ? सब कॉन्टिनेंट का मतलब हो गया कि हिंदू कुश पर्वत, जो हिंदू कुश पर्वत आज पाकिस्तान में है, उस हिंदू कुश पर्वत से लेकर अराकान युमा जो पूर्व में है, और नीचे जो कन्याकुमारी है, और उत्तर में हिमालय है, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में अराकान युमा और पश्चिम में हिंदू कुश सुलेमान पर्वत, ये जो भाग है इसे उप महाद्वीप कहते हैं। लेकिन ये सब प्रश्न अभी मत पूछो, बाद में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया पे कंसंट्रेट करो। अभी आपको हम बताने वाले हैं कि मैपिंग को कैसे करते हैं और मैपिंग कैसे याद रखा जाए। ये एक बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैपिंग के लिए पहला सजेशन ये है कि आप एक कोड का निर्माण करो। जब तक आप कोड नहीं बनाओगे तब तक आपको मैप लोकेशन से याद नहीं होंगे। और इतने सारे जब इतने सारे हम लोग बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं, हमारा तो ध्यान ही वहीं चला जाता है। आर्यन, आपने बिल्कुल सही लिखा।
आपका बिल्कुल सही उत्तर है। पेंजिया इज द सुपर कॉन्टिनेंट। पंकज बिल्कुल सही है। और जो दो मुख्य यूटी हैं वो मैंने आपको बताए हैं। और आगे देखो आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य और 6 यूटी की जो अवधारणा है उस पर बात करेंगे। पहले आप यहां देखो कि मैप को कैसे याद रखा जाता है। अब यहां देखो, क्वींसलैंड की राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन है, तो क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, तो इसका हमने ले लिया बी। ब्रिस्बेन का हो गया बी। उसके बाद है न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, हो गया एस। कैनबेरा हो गया सी। मेलबोर्न हो गया एम। एडिलेड हो गया, यहां पर आओगे तो एडिलेड मिलेगा, ये रहा एडिलेड तुम्हारा, ये एडिलेड। तो एडिलेड अगर हम लेंगे यहां पर, ये रहा एडिलेड, ये है एडिलेड, तो ये हो गया एम ए। देखो कोड बन रहा है, सब लोग देखो कोड बन रहा है। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी एमए, एमए करते हो आप, मास्टर्स इन आर्ट्स, तो बीएससी एमए, पीएचडी। पी यहां देखो पर्थ है, पी यहां से लेना है आपको, तो ये है पर्थ यानी पी। यहां है तस्मानिया की राजधानी होबार्ट यानी एच, और यहां है डार्विन यानी डी। आप लोग सीखो इस चीज को, इस मेथड को सीखो। ये पहला मेथड है। हम लोग मैपिंग को कैसे याद रखें, तो मैपिंग को याद रखने का जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो क्या है कि आप कोड बनाओ, कोडिफाई करो। हमारा ऑस्ट्रेलिया के लिए कोड क्या बन गया, यहां के राजधानी के लिए क्या कोड बन गया, कैपिटल सिटीज के लिए क्या बन गया, ये बन गया बीएससी एमए पीएचडी। बीएससी एमए पीएचडी याद रखना कितना आसान है, कितना सरल हो गया ये। बी फॉर ब्रिस्बेन, एस फॉर सिडनी, सी फॉर कैनबेरा, एम फॉर मेलबोर्न, ए फॉर एडिलेड, पी फॉर पर्थ, एच फॉर होबार्ट और डी फॉर डार्विन। अब एमएससी बीएससी एमए पीएचडी ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का कोड है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के कोड को इस तरह से हम लोग याद रखेंगे तो आप एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे। आज आपको एक निर्देश देना है, आप ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ जितने भी सागर हैं उन, जैसे मान लो अराफुरा सी है, टिमोर सी है, तो ये बांडा सी है, ये सब जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में जो है, जैसे अराफुरा सी यहां लिखा हुआ है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया लिखा हुआ है, टिमोर सी लिखा हुआ है, तो ये जो टिमोर सी है, अराफुरा सी है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, कोरल सी है, इस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में महासागर बने हुए हैं, सागर बने हुए हैं, सॉरी सीज बने हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया को पूरा घूम जाओगे, क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, जैसे आपकी मर्जी। तो क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज आप घूमोगे तो सागरों का एक लिस्ट बनेगा, और जब सागरों का ये लिस्ट बन जाएगा तो उसी का एक कोड बनाना है। ये कोड बनाने का दायित्व तो आपका है। आप इस कोड को बनाओ और मुझे कल बताओ कि आपने कैसे कोड बनाया। तो कल हम लोग क्विज भी करेंगे, कल हम आपसे कोड भी पूछेंगे, और आपको अगर कोड नहीं बनाने आया तो हम आपको बता देंगे। हमने आपको आज एक कोड बताया ना, हमने आपको बताया ना कि बीएससी एमए पीएचडी कोड बन गया, तो ऑस्ट्रेलिया के हमारे सारे सिटीज याद हो गए, सारी राजधानियां याद हो गए। इसी तरह से कोडिंग और डिकोडिंग करने का एक सिस्टम है जो आपको सीखना होगा और उसको सेल्फ डेवलप करना होगा। तो ये महासागरों का आप बनाओ। अब देखते हैं, यहां देखो, जरूर देखना, ध्यान देना कि बास से स्ट्रेट, बास की जल संधि कैसे अलग कर रही है तस्मानिया को विक्टोरिया से। विक्टोरिया और तस्मानिया के बीच में कौन सी जल संधि है? बास की जल संधि है। और अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करें तो उसके मध्य में कौन सा सागर है? तस्मान सागर है। तस्मान सागर के नॉर्थ में कौन है? कोरल सी है।
और इसी कोरल सी में ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है, दुनिया का अद्भुत रहस्य है यहां पर। और इस पर तो मुझे एक पूरा लंबा व्याख्यान देना है कि ग्रेट बैरियर रीफ की उत्पत्ति कैसे हुई। आज तो आपको बहुत छोटी छोटी बातों को बताना है। आज तो उद्देश्य है कि आप कम से कम यूज टू हो जाओ मैप देखने के, मैप को कैसे देखा जाता है। आप देखो कि एक लड़के ने, सौरभ ने तो बना करके भेज भी दिया, कैग जीटी, कैग कॉम्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल, जीटी रोड, इसने कैग जीटी बना करके भेज दिया है कि टिमोर, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, अराफुरा, कोरल। अब देखो ये इसने एक कोड बनाने की कोशिश किया है, हालांकि कोड बहुत अच्छा बना नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा प्रयास है तुम्हारा सौरभ। अब यहां देखो कि हमने ऑस्ट्रेलिया के महासागरों के विषय में हमने बात की, ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल सिटीज के विषय में हमने बात की, ऑस्ट्रेलिया के जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उसके विषय में हमने बात की। और ये डिस्कशन अब यहीं पर खत्म करते हैं। हालांकि साउथ में आओगे तो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, एक नया शब्द मिल रहा है, अब इसको हम समझाते हैं। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। बाइट क्या होता है वो आपको बताना पड़ेगा मुझे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको देखो। शब्द होता है बाइट, बे, गल्फ, और क्रीक। मुझे पूरा विश्वास है कि इन शब्दों से आप परिचित जरूर होंगे, कभी न कभी आपने सुना होगा। तो आप देखो कि ये बाइट, बे, गल्फ, क्रीक। बाइट का हिंदी क्या होगा? बा ई ट, बाइट हो गया। बे का हिंदी क्या होता है? खाड़ी। गल्फ भी खाड़ी जैसा ही होता है। क्रीक, क्रीक का अर्थ, ये तो क्रीक ही लिखते हैं, इसको हिंदी में क्रीक ही लिखते हैं। गल्फ का मतलब भी खाड़ी ही होता है। अब आपको समझना है कि इनमें अंतर क्या है। अगर हम तट पर जाएं और देखो इस तरह से ये संकीर्ण मिले, ऐसे संकीर्ण मिले, ये जल का भाग है, ये जल का भाग है, और जल अंदर महाद्वीप, ये कॉन्टिनेंट का भाग है, ये महाद्वीप है, ये कॉन्टिनेंट का भाग है, ये सब कॉन्टिनेंट का भाग है। तो ये पानी जब समुद्र का जल अंदर संकीर्ण या सांकरे किसी केव की तरह होता है, अंदर घुसा होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रीक कहेंगे। ए स्मॉल एंड नैरो इनलेट ऑफ वाटर विच इंटर्स द कॉन्टिनेंटल पीसेस, जो इनलेट ऑफ वाटर है ये कहलाएगा क्रीक। अब इसी में आप देखोगे गल्फ क्या होता है कि इस तरह से अगर इसकी आकृति बढ़ जाए, ये संकीर्ण है, ये थोड़ा चौड़ा हो जाए, ये चौड़ा हो जाए, तो ये हो गया गल्फ। और इसी की चौड़ाई अगर और बढ़ जाए, अब ये हो गया, मान लो इतना बड़ा हो गया ये, तो क्या कहलाएगा? बे, खाड़ी। ये है तुम्हारा गल्फ, ये है तुम्हारा बे, और मान लो इसी की चौड़ाई ऐसे और बढ़ जाए, ये बड़ा हो जाए, तो ये हो गया तुम्हारा बाइट। बाइट में, बे में, गल्फ में, क्रीक में क्या अंतर है, ये सीखो हमसे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है और ऑस्ट्रेलिया में पॉलिटिकल डिवीजन कितने हैं, ये तो सब जगह मिलेगा। आप इसको सीखने का कोशिश करो कि बाइट का मतलब क्या हुआ। जैसे देखो ये इस तरह से अगर ओपन है, ये देखो जल अंदर प्रवेश किया हुआ है, ओपन है, तो ये बाइट है। बे इससे संकीर्ण हो जाता है, ये संकीर्ण है, उससे संकीर्ण हो गया बे, और ये जो है और संकीर्ण हो गया तो ये हो गया गल्फ। और अगर ये इस तरह से और संकीर्ण हो गया तो बन गया ये क्रीक। और इससे भी अगर संकीर्ण हो जाता है तो ये कहलाता है इनलेट, इनलेट। और इससे भी अगर छोटा हो जाता है तो ये कहलाता है बैक वाटर। बैक वाटर यानी पश्च जल, हिंदी में पश्च जल। इनलेट यानी ये आंतरिक जल की तरह है।
अब बहुत लोग मोबाइल में देख रहे होंगे, सब लोग, कुछ लोग घबरा रहा होगा, कुछ लोग परेशान होगा। सौरभ ने बहुत अच्छा बना करके भेज दिया कि साइज का अंतर कैसे होता है। अब जितने लोग घबरा रहे हो कि मेरा छूट रहा है, वो लोग सब फिर से, मेरी आदत है सभी बच्चों को साथ लेकर के चलना, तो हम, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, हम आपको फिर से सिखा देते हैं। आप देखो, अगर मान लो कि समुद्र के किनारे आप गए हो और समुद्र का पानी तट के अंदर घुसा हुआ है, और जो पानी अंदर तट की ओर घुसा होता है उसको क्या कहते हैं? बैक वाटर, पश्च जल। ये देखो हमारा पानी अंदर घुसा हुआ है, यह है पश्च जल। पश्च जल ज्यादा गहरा नहीं होगा, और पश्च जल में कई बार नदियां भी आकर के मिलती हैं, समुद्र का जल भी आकर के मिलता है। जैसे केरल, केरल में पश्च जल बहुत क्षेत्र है, जहां इसको कयाल कहते हैं। आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा कयाल क्या है। केरल का पश्च जल है। पश्च जल में क्या होता है? जहां ठंडी और गर्म, सॉरी, जहां समुद्र की लवणीय जल और नदियों का मीठा जल दोनों मिलता है। तो ये तो ये आपको बैक वाटर कहलाएगा, पश्च जल कहलाएगा। अब पश्च जल के बाद क्या है? इनलेट। इनलेट क्या होता है कि संकीर्ण होता है लेकिन गहराई तक होता है, गहराई तक होगा। बैक वाटर समुद्र की तट रेखा से ज्यादा गहराई तक नहीं होता है, लेकिन जो इनलेट होगा वो काफी अंदर तक गहरा होगा, वो इनलेट कहलाता है। और इनलेट से भी जो अंदर तक गहरा होगा लेकिन संकीर्णता उसकी घट जाती है, वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, वो कहलाता है क्रीक। जैसे आपने सर क्रीक का एग्जाम्पल सुना होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। तो सर क्रीक का उदाहरण है गुजरात के पास, पाकिस्तान सीमा के पास, मकरान तट के पास। तो वहां पर सर क्रीक है। क्रीक थोड़ा सा इनलेट की तुलना में ज्यादा गहरा और चौड़ा होता है। अब इस क्रीक की चौड़ाई को अगर बढ़ा दोगे तो क्या बनेगा? गल्फ, पर्सियन गल्फ। आपने पर्सिया, फारस की खाड़ी का नाम सुना होगा, तो पर्सियन गल्फ, अरेबियन गल्फ, आप देखो कैसे बना हुआ है। तो ये गल्फ होता है। अगर इसकी चौड़ाई और बढ़ जाए तब ये कहलाता है बे, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और ये जो खाड़ी होती है वो तीन तरफ से थल से घिरा होता है और एक तरफ से जल इसमें समुद्र का प्रवेश करता है। तो यह है बे। और दूसरा है बाइट, जैसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में आप देखोगे तो वो और भी उसका मुंह खुला होगा और समुद्र से ज्यादा कनेक्टेड रहता है, वो बड़ा चौड़ा चौड़ा सा भाग होता है। तो यही है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। संधि क्या होता है? जल संधि क्या होता है? जो दो सागरों को जोड़े, दो सागरों को जोड़ने वाली जो मध्य जल का भाग होता है, यह कहलाता है जल संधि या स्ट्रेट। दो शब्द आते हैं यहां पर, स्ट्रेट और इस्थमस, दो शब्द हैं, स्ट्रेट और दूसरा है इस्थमस। दो शब्द हैं। इसका हिंदी होता है संधि या जल संधि। स्ट्रेट यानी जल संधि, शायद संधि ऐसे लिखा जाएगा, जल संधि। और इस्थमस का मतलब होता है ये स्थल का भाग हुआ। अब देखो इसको समझाते हैं पहले। मान लो कि एक तरफ एक सागर है, इधर एक सागर है, ये अटलांटिक मान लेते हैं, अटलांटिक का ये भाग है, अटलांटिक सागर है, अटलांटिक महासागर है। और दूसरी तरफ इधर ये जल का भाग है, दूसरी तरफ भूमध्य सागर है। तो बीच में इन दो महासागरों को जोड़ने वाली जो जल का भाग होगा, यही जल भाग कहलाता है स्ट्रेट। यही स्ट्रेट है, जैसे जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर स्ट्रेट है। ये
स्ट्रेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि दो सागरों को जोड़े। अब जब ये दो सागरों को जोड़ेगा तो निश्चित रूप से ये दो स्थल खंडों को भी अलग करेगा। तो स्ट्रेट की परिभाषा में दो बातें उभर करके सामने आती है। पहला क्या आता है कि कोई भी ये स्ट्रेट दो सागरों को जोड़ेगा, याद रखना, इसको भूलना नहीं। और दूसरा, दो थल के भाग को भी अलग करेगा, वो स्ट्रेट होगा। यानी स्ट्रेट के दो लक्षण होंगे। पहला लक्षण क्या है? दो सागरों को जोड़े, दो सागरों को जोड़े। और दूसरा क्या होगा? थल के दो भाग को अलग करे। यानी थल को अलग करने वाला और जल को जोड़ने वाला जल संधि कहलाता है। इसीलिए इस स्ट्रेट का हिंदी कहा जाता है जल संधि। जबकि कुछ लोग, यानी कुछ मूर्ख लोग, सिर्फ ये मानते हैं कि जो थल को अलग करे तो उसको कहेंगे स्ट्रेट। नहीं, स्ट्रेट का हिंदी शब्दावली क्या है? जल संधि। इसका मतलब क्या है कि यह दो सागरों को जोड़ने वाला जल का भाग है। तो आप हमारी बातों को ज्यादा सुनो और लिखो, और कौन क्या पढ़ाता है उसकी बात को अलग रखो। जल संधि का अर्थ क्या हुआ? जो दो सागरों को जोड़े। जैसे मान लो ब्रास स्ट्रेट है ऑस्ट्रेलिया का, तो ब्रास स्ट्रेट क्या कर रहा है? इधर तस्मान सागर है और इधर साउथ ऑस्ट्रेलिया सागर है, दोनों को जोड़ता है, इसलिए उसको जल संधि कहते हैं। और जल संधि क्या करेगा कि तस्मानिया को, जो थल है और जो मुख्य भाग है ऑस्ट्रेलिया का, दोनों को अलग करेगा। तो ये भी काम करता है। लेकिन मुख्य परिभाषा उसकी क्या होगी? और मुख्य परिभाषा इसकी है कि दो जलाशय दो अलग करे। जैसे जिब्राल्टर है, तो जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को अलग कर रहा है। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक करिए हमारे माध्यम से और समझने का कोशिश करिए। तो ये अब इस्थमस क्या है? इस्थमस क्या है? इस्थमस 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 शब्द को भी समझना जरूरी है। इससे पहले कि हम लोग बहुत मैपिंग के अंदर जाएं, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के अंदर जाएं, तो पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझना जरूरी है ना। बहुत सारे लड़के बिल्कुल नए हैं ज्योग्राफी के लिए, तो उनको छोटी छोटी बातों को बताना बहुत जरूरी है। आप इस्थमस में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। ये है नॉर्थ अमेरिका और यह है साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को थल का एक संकीर्ण भाग जोड़ता है। तो जो दो थल को, दो महाद्वीपों को जो जोड़े, उसे इस्थमस कहते हैं। ये देखो, पनामा का इस्थमस है, सेंट्रल अमेरिका में पनामा का इस्थमस है। तो ये दो महाद्वीपों को जोड़ने वाली थल का भाग होता है। इस्थमस और जल संधि में क्या अंतर है बताओ? इस्थमस और जल संधि में अंतर बताइए। इस्थमस क्या करता है कि दो महाद्वीपों को जोड़ता है, थल का भाग है। और जल संधि क्या है? दो सागरों को जोड़ता है, जल का भाग है। ओके। अब इस्थमस में हम ये भी कह सकते हैं कि भाई वो लैंड का वह भाग जिसके दोनों तरफ दो महासागर मिले या दो अलग प्रकार के सागर मिले। तो ये उसकी मुख्य परिभाषा ना होकर के पूरक परिभाषा बन जाती है। ये एक तरह का अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, जब दो थल को जोड़ेगा कोई भाग तो दो जल के भाग को ऑब्वियसली अलग करेगा। लेकिन मुख्य परिभाषा को याद रखने की बहुत जरूरत होती है। अब आपको हम ले चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के दूसरे मैप के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये दिखाते हैं। आप इस मैप को देखो, ऑस्ट्रेलिया के इस मैप को देखो, और इस मैप में जितने भी ऑस्ट्रेलिया के सिटीज हैं उसकी व्याख्या, उसका महत्व, पॉलिटिकल मैप हमने आपको दिखाया है पहले। तो पहले हमने आपको क्या दिखाया कि उसके राज्य कौन कौन से हैं, उसकी राजधानियां कौन सी है,
फिर हमने आपको बताया कि चारों तरफ सागर कौन से हैं, तो ये आपको देखना है। और जो मैप देखने का पहला स्टेज होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जब भी आप मान लो साउथ अमेरिका पढ़ने जा रहे हो तो साउथ अमेरिका में सबसे पहले पॉलिटिकल मैप को देखा करो। अगर आप कोशिश करोगे कि साउथ अमेरिका में हम पहले ही भौतिक मैप में चले जाएं, भूगर्भ शास्त्र में चले जाएं, तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सामान्य करते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया को इसलिए उठाया गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे कम कठिन है, तो इसके विषय में जानना सरल होगा। तो आपको ये करना है कि पहले ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप उठाना है, उसके राज्यों को देखना है, उसके राजधानियों को देखना है, और उसके चारों तरफ ऑस्ट्रेलिया के जो जल संधियां हैं या जो सागर के भाग हैं उनका नामाकरण करना है। ये पहला स्टेज होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि पहला स्टेज आपने क्रॉस कर लिया है और अब हम लोग दूसरे स्टेज में चलते हैं, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल मैप में ही वहां के मुख्य औद्योगिक नगर, मुख्य खनिज केंद्र का वर्णन करेंगे और मुख्य खनिज केंद्र को देखेंगे। अब आप आइए और चलते हैं यहां। ये हमारा गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, कारपेंटेरिया की खाड़ी है। यहाँ पर खाड़ी किसे कहते हैं अभी मैंने आपको समझाया, गल्फ क्या होता है अभी मैंने आपको समझाया। आप देखो ये गल्फ इतना वाइड है, ये तो ये गल्फ है, इसको गल्फ कहते हैं। तो ये यहाँ यहाँ देखो ये बहुत उससे भी ज्यादा वाइड है, तो ये यहाँ पे बाइट बनता है, ये बाइट है, यहाँ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ये भाग कहलाएगा गल्फ। तो ये गल्फ है, ये बाइट है। अब हम आपको यहाँ के मेजर सिटीज के विषय में बताते हैं, और मेजर सिटीज का एक लिस्ट बना करके नाम लिखो, वहाँ की महत्ता को लिखो, तो अपने आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो होगा ऑस्ट्रेलिया का वो खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो सबसे पहले तो हम चलते हैं, केर्न्स करके एक सिटी है, केर्न सिटी है, तो CAIRNS, केर्न्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है वहाँ का। तो केर्न्स की महत्व, क्या महत्व है इसका, क्यों सिटी को जानना चाहिए, मैंने आपको बताया है पहले वाले क्लास में कि भूगोल में उन सिटीज का, उन स्थलाकृतियों का, उन भागों का, उन पर्वतों का, खाड़ियों का, नदियों का ज्यादा महत्व होगा जो मानवोपयोगी हैं या जहां मानव का प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो आप देखो, अब आप यहां देखो आकर के कि जो केर्न्स है ना, ये केर्न्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां सुगर केन इंडस्ट्री का केंद्र है ये ऑस्ट्रेलिया का। और सुगर केन इंडस्ट्री यहां हम लिख देते हैं आपके लिए कि ये सुगर केन इंडस्ट्री का केंद्र है। केर्न्स में है सुगर केन इंडस्ट्री, और ये जो ऑस्ट्रेलिया का भाग है, ये जो पूरा भाग है, ये जो आप क्वींसलैंड देख रहे हो ग्रीन कलर में, जो आप क्वींसलैंड, तो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में सुगर केन का सबसे बड़ा उत्पादक है। और क्वींसलैंड में बड़े बड़े चारागाह क्षेत्र हैं, क्वींसलैंड में सवाना घास के मैदान हैं। इन सभी बातों को मैं आगे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, अभी सुनो। तो ये इसके कारण यहाँ पर केर्न्स दो रीजन से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है सुगर केन इंडस्ट्री, दूसरा यहां पर है डेयरी इंडस्ट्री, और तीसरा ये है एक फिशिंग पोर्ट, एक फिशिंग पोर्ट है। तो आप तीन चीजों के लिए केर्न्स को याद रखो। केर्न्स में टूरिज्म भी बहुत डेवलप्ड है क्योंकि ये टूरिज्म है, यहां पर टूरिज्म है। चार बातों को केर्न्स के विषय में लिखो। जैसे मान लो कि मुझे जाना है ऑस्ट्रेलिया में, मुझे देखना है ग्रेट बैरियर रीफ देखना है, तो ग्रेट बैरियर रीफ देखने के लिए मुझे किस सिटी में जाना होगा। ब्रिस्बेन भी आप लोग जाते हैं, लेकिन अब आजकल लोग रॉकहैम्पटन या केर्न्स जैसे सिटीज में जाते हैं डायरेक्टली, वहाँ फ्लाइट की सुविधा है बहुत। डोमेस्टिक फ्लाइट जो होता है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक चलता है। यहाँ किसी भी सिटी से किसी भी सिटी में जाने के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट्स का सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। जैसे हमारे यहाँ झुंझुनू से चूरू जाना हो तो बस पकड़ लेते हैं ना, तो वहाँ ऐसे लोग फ्लाइट पकड़ लेते हैं। तो ये केर्न्स एक महत्वपूर्ण एरिया है, शहर है जो आपको याद रखना है।
आपको आगे आकर के अब रॉकहैम्पटन पे आना है। दूसरा सिटी हमारा है रॉकहैम्पटन। रॉकहैम्पटन आपको याद रखना है। रॉकहैम्पटन के पास ग्रेट बैरियर रीफ का ये बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर रॉकहैम्पटन है, और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं वह भी शुगर केन है। शुगर केन है। इसके अलावा यहाँ पर एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का भी रॉकहैम्पटन में लगा हुआ है, काम होता है। कुछ समय से यहाँ पे बंद हो गया है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बंद हो गया है। इसका कारण है कि बॉक्साइट का डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड थोड़ा नीचे आया है, दूसरे मेटल्स का प्रयोग किया जा रहा है। अब ये देखो, दो चीजें मैंने रॉकहैम्पटन पे बताई, फिर तीसरा यहाँ पर वही है, टूरिज्म है। ये टूरिज्म का सेंटर है। तो ये तीन कारण से रॉकहैम्पटन इंपॉर्टेंट होता है। केर्न्स है, रॉकहैम्पटन है, दो सिटीज को याद रखना है। तीसरा आप आओगे तो ये ब्रिस्बेन, जो कि मैंने पहले ही बताया कि ये ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा सिटी भी है पॉपुलेशन के लिहाज से। और ब्रिस्बेन में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पे ब्रिस्बेन कैपिटल है क्वींसलैंड का। तो यहाँ पे ब्रिस्बेन में वॉट कैपिटल सिटी है, और ब्रिस्बेन में तीन इंडस्ट्रीज बहुत व्यापक रूप से प्राप्त होता है। पहला तो है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है तो ब्रिस्बेन में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है। और ब्रिस्बेन में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत बड़े स्केल पे है, और बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यहाँ पर ब्रिस्बेन में विकसित है, क्योंकि ब्रिस्बेन ही वो सेंटर है जहाँ पर पूरे क्वींसलैंड में जो भी कृषि उत्पाद होते हैं उसका सारा ये प्रोसेसिंग यहीं पर ब्रिस्बेन में होता है। और ब्रिस्बेन के पास जो तट है उसे हम लोग गोल्ड कोस्ट कहते हैं। गोल्ड कोस्ट इसलिए नहीं कहते हैं कि वहाँ गोल्ड मिलता है, लेकिन गोल्ड माइंस ब्रिस्बेन के आसपास में पाए जाते हैं। तो ये गोल्ड कोस्ट है। और एक परंपरा है, अंग्रेज लोग जहाँ भी माइग्रेट करते थे, जैसे गिनी कोस्ट अफ्रीका के पास भी गोल्ड कोस्ट है, तो यूएस में भी गोल्ड कोस्ट है, तो यहाँ भी ब्रिस्बेन में भी गोल्ड कोस्ट है। तो इसका कोई संबंध नहीं होता है कि गोल्ड का माइनिंग वहाँ पर हो रहा हो। आप ब्रिस्बेन को जरूर याद रखें। फिर आप नीचे आइए तो यहाँ पर है न्यू कैसल और सिडनी। न्यू कैसल भी एक बंदरगाह है, और ये बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और न्यू कैसल सिडनी का जो रीजन है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कोल माइनिंग का एरिया है ये। तो ये कोल माइनिंग में यहाँ पर एंथ्रासाइट कोल मिलता है, जो सबसे महत्वपूर्ण कोयला होता है। तो आपके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि न्यू कैसल में कोल माइनिंग है, ये कोल माइनिंग का सेंटर है। प्लस ये सिडनी यहाँ का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है सिडनी, यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। और सिडनी हार्बर है, बंदरगाह है, और ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बंदरगाह है, सबसे अधिक निर्यात करता है। तो आप इसको लिखते चले जाओ कि सिडनी में, न्यू कैसल में कोल माइनिंग एरिया है। कौन सा कोल मिलता है यहाँ पर? एंथ्रासाइट कोल मिलता है, और एंथ्रासाइट कोल सबसे महत्वपूर्ण कोयला माना जाता है। तो ये कोल माइनिंग का एरिया हुआ, प्लस ये हार्बर, नेचुरल हार्बर हुआ, प्लस ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी भी वहाँ का है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो ऑस्ट्रेलिया के लगभग हर टाउन में ही है, तो वहाँ फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा कई सारे इंडस्ट्रीज यहाँ लगे हुए हैं सिडनी में। अब आप आइए और नीचे आइए और देखिए, ये है कैनबेरा, जो वहाँ का ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी कहलाता है। तो ये कैनबेरा है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल टेरिटरी कहलाता है। यूटी है, मैंने आपको पहले बताया है। उसके नीचे है मेलबोर्न, तो मेलबोर्न भी एक बंदरगाह है, और मेलबोर्न सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। सिडनी के बाद मेलबोर्न की जनसंख्या सबसे अधिक है। और मेलबोर्न में
दो इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है वुलन टेक्सटाइल का, जो कि सिडनी में भी है, सिडनी में भी है वुलन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है। और मेलबोर्न में भी है वुलन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल है। प्लस मेलबोर्न एक नेचुरल हार्बर है, प्राकृतिक बंदरगाह है, बिल्कुल ऐसे खाड़ी के ऊपर बना हुआ है और शेल्टर्ड वाटर है वहां पर, पश्च जल जैसा वहां पर है। तो मेलबोर्न एक नेचुरल बंदरगाह है। आप नीचे आओ तो होबार्ट मिलेगा। होबार्ट में वाइन मेकिंग इंडस्ट्री है, यहां पर वाइन मेकिंग इंडस्ट्री है होबार्ट में। और होबार्ट में क्यों वाइन मेकिंग इंडस्ट्री है? क्योंकि तस्मानिया में जो जलवायु है वो ब्रिटिश टाइप जलवायु है, और ब्रिटिश टाइप जलवायु होने के कारण वहां पर फ्रूट्स मिलते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, तो यहाँ पर वाइन मेकिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है। मेलबोर्न में भी वाइन मेकिंग इंडस्ट्री है, मेलबोर्न में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वाइन मेकिंग का, वाइन मेकिंग इंडस्ट्री है। शराब निर्माण उद्योग मेलबोर्न में, कहीं कुछ लोगों का मूड ना आज बन जाए, तो ये जो मेलबोर्न है वहां पे वाइन मेकिंग इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु है। अब इसको अच्छे से समझना है कि मेलबोर्न में, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो नीचे नीचे का भाग है, इस नीचे के भाग में जहां मेलबोर्न है वहां पर जलवायु है भूमध्य सागरीय, और भूमध्य सागरीय जलवायु में रसदार फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स की उपलब्धता के कारण मेलबोर्न में वाइन मेकिंग इंडस्ट्री होगा। फिर आप यहाँ आओ होबार्ट में, तो होबार्ट में भी वाइन मेकिंग इंडस्ट्री है, लेकिन तस्मानिया में जो जलवायु है वो ब्रिटिश समतुल्य जलवायु है, न कि भूमध्य सागरीय जलवायु। ये आपको याद रखना होगा। हम कोशिश करेंगे कि आगे इसको और डिटेल से पढ़ाएं। अब हम लोग इधर चलते हैं, तो ये है हमारा दो सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो एडिलेड है जो कि राजधानी है साउथ ऑस्ट्रेलिया की, दूसरा है पोर्ट ऑगस्टा। पोर्ट ऑगस्टा और एडिलेड, एडिलेड में भी जो जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु ही है। तो एडिलेड भी एक नेचुरल पोर्ट है, और एडिलेड में भी वाइन मेकिंग इंडस्ट्री मिलता है, लेकिन यहाँ पर आयरन स्टील एडिलेड में विकसित है, और पोर्ट अगस्ता में भी आयरन स्टील इंडस्ट्री विकसित है। और ये दोनों बहुत ही मेजर एक्सपोर्टिंग मिनरल्स का, खनिज का, जैसे विशेष करके यूरेनियम का और गोल्ड का, ये एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स है। और वाइन का, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो हर जगह ही प्राप्त होगा। तो ये एडिलेड और पोर्ट अगस्ता को आपको याद रखना है। दोनों में बड़ा सिटी एडिलेड है, पोर्ट अगस्ता छोटा है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो दो खाड़ी प्रदेश यहां पर मिलते हैं, एक स्पेंसर गल्फ है और एक इनकाउंटर बे है। इस मैप में नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपको ये दिखाई इसमें तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ये दिखे शायद। देखो यहां पे अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो गल्फ है, ये जो गल्फ है, इनकाउंटर बे, स्पेंसर गल्फ, दो गल्फ यहां पर बने हुए हैं। ये दोनों जो गल्फ बने हुए हैं ना, ये एक्चुअली भ्रंश घाटियां हैं, ये रिफ्ट वैलीज हैं। तो ये रिफ्ट वैलीज के कारण ये नेचुरल पोर्ट मिलता है ऑस्ट्रेलिया को, एडिलेड और पोर्ट ऑगस्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जाओगे तो लेक टॉरेंस है, और उसके ऊपर में लेक आयर है। तो लेक टॉरेंस और लेक आयर की क्या महत्ता है, ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया के भौतिक अध्ययन में करेंगे, अभी आपको घबराना नहीं है। अभी हमने आपको क्या इंट्रोड्यूस किया? ऑस्ट्रेलिया का जो पॉलिटिकल मैप है उससे इंट्रोड्यूस किया है। अभी हमने कोई भी भौतिक भूगोल पर कोई डिस्कशन नहीं किया है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, और इसको छोटा कैसे करना है। कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। खैर, हाँ देखो इसको,
तो ये यहाँ पर आकर के ये जो पूरा एरिया है ना, ये साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, वहीं पर आप देखोगे कि सारे बड़े बड़े सिटीज, मेलबोर्न, सिडनी, कैनबेरा, एडिलेड, पोर्ट ऑगस्टा, ये सब यहीं पे, न्यू कैसल, ब्रिस्बेन, ये सारे सिटीज ऑस्ट्रेलिया के साउथ, ये साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है। ये जो भाग है ना, ये देखो, ये जो भाग है ऑस्ट्रेलिया का, साउथ ईस्टर्न पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ये सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों डेंसली पॉपुलेटेड है? क्योंकि यहीं पर मरे डार्लिंग बेसिन है, जिसके बारे में हम भौतिक भूगोल में बात करेंगे। तो मरे डार्लिंग बेसिन, और मरे डार्लिंग बेसिन में जो खाद्यान्न और पशुपालन का जो उत्पादन हो रहा है उसके कारण, प्लस कारण क्या है कि यहाँ पर जलवायु बहुत ही बेहतर है, और फिजियोग्राफी, यहाँ की भूभौतिक संरचना भी, तटीय अवस्थिति भी, और प्लेन जैसा एरिया है यहाँ पे, तट के किनारे वाला। तो इसी कारण से यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या, और सबसे पहली जनसंख्या आकर के यहीं पे बसी थी, सिडनी के आसपास, सिडनी हार्बर के आसपास बसी थी। तो इस कारण से यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है। अगर कोई पूछे कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, तो रहती है साउथ ईस्टर्न पार्ट के पास। अब आप आइए और यहां देखिए, कुलगारली एक ही दिखा रहा है, यहां पे एक्चुअली दो सिटीज हैं, कुलगारली एवं कुलगारडी, कालगुरली एवं कुलगारली। कालगुरली एवं कुलगारडी दो सिटीज है यहां पर। ये विक्टोरिया डेजर्ट है, जो आप फिजिकल मैप में देखोगे तो यहां पर ये विक्टोरिया डेजर्ट है, और विक्टोरिया डेजर्ट में गोल्ड माइंस है। यहाँ पे गोल्ड की माइनिंग होती है। तो गोल्ड माइनिंग के लिए दो सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कालगुरली और कुलगारडी, दो सिटीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर आप यहाँ आओगे तो पर्थ मिलेगा, पर्थ और फ्रीमैंटल, पर्थ के ही साउथ में फ्रीमैंटल एक जगह है। तो पर्थ और फ्रीमैंटल बहुत इंपॉर्टेंट है तीन अर्थों में। पहला, ये आयरन ओर का एक्सपोर्ट करता है, आयरन ओर का एक्सपोर्ट करता है। दूसरा, यहां पर भी वाइन मेकिंग इंडस्ट्री है, लौह इस्पात का करता है, और ये वाइन मेकिंग इंडस्ट्री यहां पर है। आयरन ओर, वाइन मेकिंग इंडस्ट्री, कई सारे बच्चे लगातार लिखते रहते हैं तो मेरा डेविएशन होते रहता है, हम उनको देखते रहते हैं कि क्या लिख रहा है। तो ये आयरन ओर, वाइन मेकिंग इंडस्ट्री, और तीसरा पर्थ में जो क्रिकेट ग्राउंड है उससे तो आप वाकिफ हो ही, लेकिन उसको छोड़ो। और पर्थ में जो जलवायु है यह भी भूमध्य सागरीय जलवायु है, यानी ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में आप आओगे, पर्थ वाले भाग में आओगे जहां मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं, तो यहां भी भूमध्य सागरीय जलवायु है, इसीलिए वाइन मेकिंग इंडस्ट्री मिलता है पर्थ में। पर्थ और फ्रीमैंटल दो सिटीज यहाँ पे हैं, बिल्कुल ट्विन सिटीज हैं वो। और अगर हम ऊपर आओगे तो यहाँ पर अब कुछ खास नहीं है। डर्बी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सिटी मिलेगा, डर्बी है यहाँ पर, तो ये आपका डर्बी है। डर्बी भी एक पोर्ट है, यहां देखो ये डर्बी है, डर्बी भी एक पोर्ट है, और विंधम भी एक पोर्ट है, और डार्विन भी एक पोर्ट है। तो यहां तीन पोर्ट लगातार सीक्वेंस में मिलता है। और ये जो भाग है यहां पर, ये जो भाग है ये अर्नहेम लैंड कहलाता है, और ये जो भाग है यहां पर माउंट वीपा है, ये केप यॉर्क पेनिनसुला है, और ये अर्नहेम लैंड है। आप इसको ध्यान से देखो, ये भाग अर्नहेम लैंड कहलाता है, आपके एटलस में लिखा हुआ होगा, और ये केप यॉर्क पेनिनसुला है। और ये जो पूरा भाग है यहां पर मॉनसूनी जलवायु है, ये भाग में जलवायु है मॉनसूनी, मॉनसून, जैसे भारत में मॉनसूनी जलवायु है वैसे ही गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया के दोनों तरफ मॉनसूनी जलवायु प्राप्त होती है। तो ये जो जलवायु प्रदेश हैं, मॉनसूनी जलवायु हो, और उच्च भूमि हो, और इंटरमिटेंट रेनफॉल हो, यानी सीजनल रेनफॉल हो, ग्रीष्मकालीन वर्षा हो, फिर शीतकाल में शुष्कता हो। तो इस तरह से यहां पर जब पठार पर लीचिंग की क्रिया होती है, निछालन की क्रिया होती है, तो निछालन की क्रिया से जो सिलिका ऑक्साइड होते हैं वो नीचे चले जाते हैं मृदा में, और ऊपर में क्या रह जाता है कि आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऊपर में ही रह जाता है।
अब इसको यहाँ पे समझने का कोशिश करो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो पठारी भाग होंगे, मान लो ये पठार का भाग है और पठार के भाग पर निरंतर सीजनल वर्षा होती है। ग्रीष्म काल में मान लो यहाँ पर वर्षा हो गई, मानसूनी वर्षा हो गई, तो मानसूनी वर्षा से जो सिलिका ऑक्साइड है, जो सिलिका ऑक्साइड होता है मिट्टी का, वो नीचे चला जाता है, लेकिन ऊपर में जमना शुरू हो जाता है एल्यूमिनियम और आयरन का कण। और जब एल्यूमिनियम के कण ज्यादा जमने लगते हैं तो वो मिट्टी एल्यूमिना बन जाती है और बॉक्साइट माइनिंग का एक बड़ा सेंटर बन जाता है। बॉक्साइट माइनिंग दुनिया में कहां होगा? मॉनसूनी जलवायु में होगा, पठारी प्रदेशों में होगा। आप इस बात को फिर से सुनो और फिर से याद रखो, क्योंकि यही स्पेशल चीज है जो आपको, आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे हर क्लास में और आपको देते रहेंगे। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि जितने भी मैप लोकेशंस हैं सब आपको पढ़ाएं, बिल्कुल नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाएंगे और वही आपको पढ़ना है, वही एग्जामिनेशन में आएगा, दूसरा नहीं आएगा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इतने सारे सिटीज हैं, यहाँ भी कराथा लिखा है, पोर्ट हेडलैंड लिखा है, लेकिन हमारा कोई कंसर्न नहीं है पोर्ट हेडलैंड क्या है, कराथा क्या है, हमारा कोई मतलब नहीं इससे। हमारा डर्बी से मतलब है, हमारा डार्विन से मतलब है, क्योंकि ये मानवीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में मॉनसूनी जलवायु है। किस भाग में? गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया के पूर्व और पश्चिम। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया का जो पूर्वी भाग है ये केप यॉर्क पेनिनसुला कहलाता है, और जो ये भाग है, दूसरा भाग है, ये कहलाता है अर्नहेम लैंड। अर्नहेम लैंड। ये वीडियो आपको 5 बार सुनने के लिए दिया जाएगा। आप इसको 1 साल तक सुन सकते हो, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बार बार वीडियो लगाओ और सुनते रहो। तो ये जो अर्नहेम लैंड है ना, ये अर्नहेम लैंड और केप यॉर्क में बॉक्साइट का माइनिंग सेंटर है, दुनिया का सबसे बड़ा माइनिंग सेंटर है ये। यहीं पर है, यहां नीचे में माउंट वीपा। ये जो हमने राउंड कर दिया, कलर कर दिया, यह है माउंट वीपा, यहां मिलेगा। ये जो माउंट वीपा है, ये माउंट वीपा सबसे बड़ा बॉक्साइट माइनिंग सेंटर है। अब प्रश्न ये है कि बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में यहीं पर क्यों मिलता है? तो इसके मिलने का कारण है मॉनसूनी जलवायु और पठारी प्रदेश। ग्रीष्म काल में जब वर्षा होगी तो सिलिका ऑक्साइड का लीचिंग हो जाता है और बॉक्साइट का एल्यूमिना का ऊपर में जमाव हो जाता है, इसीलिए मिट्टी में बॉक्साइट मिलता है। आप उड़ीसा को देखो, उड़ीसा में भी मानसून जलवायु है, पठारी प्रदेश है, झारखंड में है या तमिलनाडु में वैसे प्रदेश हैं। तो भारत में भी बॉक्साइट वही मिलता है जहां पठार हो, मानसूनी जलवायु हो। इसी तरह से अगर हम देखेंगे साउथ अमेरिका जाओगे तो साउथ अमेरिका के उत्तरी भाग में, जहां लगभग सूडो मानसून कहते हैं उसको, या मानसूनी जलवायु की तरह ही है, तो मानसूनी जलवायु भी है और वहां पर पठार भी है, जैसे गायना या गुआना जिसको आप कहते हो, हम लोग उसको गायना पढ़ते हैं। तो गुआना प्रदेश जहां पे है, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, तो ये जो गुआना कंट्रीज, तो यहां पर भी बॉक्साइट का माइनिंग होता है। बॉक्साइट का माइनिंग कहां होता है? मानसूनी जलवायु में, और जहां पर वर्षा सीजनल हो, कुछ महीनों की वर्षा तीव्र हो, बाकी महीने शुष्क रहे, वहां बॉक्साइट मिलता है। अब इसमें आपको देखना है कि डार्विन का क्या महत्व है। तो भारत और साउथ ईस्ट एशिया और जापान, ईस्ट एंड फार ईस्ट, चाइना, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जब भी ट्रेड करेगा तो उसके लिए डार्विन पोर्ट का ही प्रयोग किया जाता है। और डार्विन को अब तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग से भी जोड़ दिया गया है। पहले ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में थी, बाद में इस रेल मार्ग को एलिस स्प्रिंग से जोड़ा गया। यहां पर देखो, एक एलिस स्प्रिंग बहुत महत्वपूर्ण सिटी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मरुभूमि में केंद्र में बना हुआ सिटी है। तो ये एलिस स्प्रिंग है, और एलिस स्प्रिंग से अब डार्विन की ओर देखो ये रेल मार्ग जा रही है और डार्विन को जोड़ दिया गया है। तो डार्विन क्यों महत्वपूर्ण है? डार्विन सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि डार्विन एक पोर्ट है जिसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ एशिया से, फार ईस्ट से ट्रेड करता है। तो डार्विन के विषय में
आपको जानकारी लेने की आवश्यकता है और आप इसको इंटरनेट पर सर्फ करके आप जरूर देखो कि डार्विन का महत्व क्या है। और डार्विन को हमने बताया कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग से कनेक्ट कर दिया गया है, एलिस स्प्रिंग से एक लाइन जाकर के जोड़ दी गई है। तो ये सारे सिटीज बड़े कनेक्टेड हो रहे हैं। और आप देखोगे तो यहाँ पर डार्विन से डर्बी को भी कनेक्ट कर दिया गया है। डार्विन, डर्बी और विंडहम, ये तीनों सिटीज रेल मार्ग से जुड़ चुके हैं और यही तीनों सिटीज हैं जिसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया भारत से, चाइना से, सबके साथ ट्रेड करता है, जापान से, साउथ ईस्ट एशिया से, यहीं से ट्रेड करता है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ यहाँ का। मुझे आशा है कि आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी और आप पॉलिटिकल मैप को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। अब आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी है मुझे फिर से। देखो, आज पहला क्लास था और पहले क्लास में आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया नहीं गया है, सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है। हमने बड़ी छोटी सी कोशिश की कि आपको ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल मैप के विषय में कुछ बताएं और आप पॉलिटिकल मैप से अवगत हो जाओ। ऑस्ट्रेलिया के स्टेट्स को देखो, ऑस्ट्रेलिया के राजधानियों को देखो, कोड बनाओ। ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ जो क्या कहेंगे उसको, जो सागर के भाग हैं उनका नामाकरण करो और ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण सिटीज हैं उनकी महत्ता को समझो। तो ये ऑस्ट्रेलिया के विषय में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज आपको दिया गया और मुझे आशा है कि इसे आप ऑस्ट्रेलिया के विषय में संपूर्ण ज्ञान बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 10% आपको दिया गया है। ज्ञान तो तब बटेगा जब भौतिक भूगोल में हम लोग प्रवेश करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के सारे माउंटेन और उसके जो नदियां हैं या उसकी जो जलवायु है, उसकी जो वनस्पति है, सबके विषय में गहन अध्ययन करेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न है, इन सब का अध्ययन कुछ इस प्रकार से करेंगे कि कोई भी प्रश्न अगर आता भी है तो आपसे वो बच कर के नहीं जाए। लेकिन आपको याद रखना है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कोई भी कॉन्टिनेंट शुरू किया जाएगा तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी से ही शुरू किया जाएगा और हमारा अप्रोच होगा कि हर क्लास के साथ फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण जो अंश होते हैं उनको भी बीच बीच में समझाया जाए, क्योंकि एक ही बार सारा समझाना संभव नहीं है और आपके हित में भी नहीं है। जैसे मैंने आज आपको फिजिकल ज्योग्राफी से 2-3 छोटी छोटी बातें समझाई है। मैंने आपको एक जीलैंडिया का कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपको बताया कि कैसे पैंजिया का कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपको टेरेन का कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपको पैंथालसा का कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपको आज बे, गल्फ, क्रीक और बाइट, इसमें जो मूल अंतर है उसका कॉन्सेप्ट बताया। मैंने आपको आज इस्थमस और जल संधि, स्ट्रेट के मध्य का अंतर बतलाया। तो आप लोग इसी तरह से छोटी छोटी बातों को, या ये बड़ी गहरी बातें हैं वैसे तो, इन बातों को भी आप सीखते रहोगे और आप धीरे धीरे ज्योग्राफी में हमारे साथ आत्मसात होते रहोगे। और आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आप कल ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल मैप को बहुत अच्छे से रिवाइज करके आओगे। एक दिन में कोई चमत्कार नहीं हो सकता, लेकिन आज का आपका अचीवमेंट क्या है, आज की आपकी उपलब्धि क्या है, आप इस पे सोचो। आपने मेरे साथ 2 घंटे टाइम बिताए हैं तो उसमें आपने क्या प्राप्त किया? आपने जो जीलैंडिया का कॉन्सेप्ट समझा है, आपने जो छोटी छोटी भौतिक भूगोल की बातों को सुना और समझा है, आपने जो ऑस्ट्रेलिया का अर्थ समझा है, आपने ऑस्ट्रेलिया में यूनियन टेरिटरी की जो कहानी सुनी है, आपने जो समझा कि बॉक्साइड कैसे बनता है, बॉक्साइड कहाँ मिलता है, ये मूल ज्योग्राफी है जो हम आपको रोज ट्रांसफर करेंगे छोटे छोटे पैचेस में। क्योंकि कोई भी तो पढ़ा तो कोई भी सकता है कि ये ब्रिस्बेन है, यहाँ ये राजधानी है, यहाँ पे ये उद्योग होता है, ये तो सबके वश की बात है। हमने आपको क्या एक्स्ट्रा देने की कोशिश किया कि हमने आपको बॉक्साइड के फॉर्मेशन पर हमने बात की। ये जो चीजें आपको मिलती रहेंगी निरंतर, ये आपको अलग कर देंगी बाकी लोगों से जो सिर्फ तथ्य रटते हैं, जो सिर्फ जगहों का नाम रटते हैं और उनको पता नहीं होता है। हमने आपको कारण बताने की कोशिश की है आज। जैसे मान लो कि हमने कहा
कि वाइन मेकिंग इंडस्ट्री है, तो वाइन मेकिंग इंडस्ट्री का लिंक किससे बन रहा है? भूमध्य सागरीय जलवायु से। भूमध्य सागरीय जलवायु और वाइन मेकिंग इंडस्ट्री का क्या लिंक है, ये आपको मैंने बताया। मॉनसून जलवायु का बॉक्साइड माइनिंग के साथ क्या लिंक है, ये मैंने आपको बताया। जीलैंडिया क्यों नीचे डूबा हुआ है, ये मैंने आपको बताया। बाइट, बे, गल्फ, क्रीक, इनलेट, बैक वाटर, इसमें अंतर क्या है, ये मैंने आपको बताया। तो इस तरह की चीजें जो हमारे क्लासेस के सामने आ रही हैं, तो वो आपको पूरी तरह से उसको ग्रहण करना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कुछ आपके आ रहे हैं। बाय सर। ऑस्ट्रेलिश वर्ड से ऑस्ट्रेलिया बना है, बिल्कुल सही। इंग्लिश टर्म का यूज हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली भूगोल ऐसा विषय है कि उसमें इंग्लिश के शब्द ही आते हैं, और अगर आप इंग्लिश के उस छोटे छोटे शब्दों को नहीं पढ़ोगे या नहीं याद रखोगे तो फिर आप कैसे करोगे? आपको तो थोड़ा बहुत शब्द तो रटना पड़ेगा, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। हालांकि हमने 99% हिंदी में व्याख्यान दिया और 80% शब्दों का हिंदी रूपांतरण कर दिया। हमारे लेक्चर से नोट अभी नहीं बनाने हैं। हमारे लेक्चर से नोट हम खुद आपसे बनवाएंगे, हम खुद आपको लिखवाएंगे। और आज का उद्देश्य नोट्स बनाना नहीं था, आज का उद्देश्य था आपको सिर्फ पॉलिटिकल मैप। कल हम आपको धीरे धीरे करके भौतिक भूगोल को एक्सप्लेन करेंगे, और उस वीडियो को देख करके आप खुद भी नोट डाउन कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों को, और रिपीट करके उसको देखो और उसको नोट डाउन करो। कुछ कंफ्यूजन है, एमडी लिख रहा है, कुछ कंफ्यूजन है तो और आशियानिया क्यों लिखा है हम बाद में बात करेंगे। एक प्रश्न आया है कि आशियानिया, ओशियानिया क्या है। अब आपको चलते चलते हम बता देते हैं कि ओशियानिया जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस सेंट्रल पैसिफिक के, मध्य प्रशांत के जो द्वीप समूह हैं, इन तीनों को मिला करके ओशियानिया कहा जाता है। ओशियानिया का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस सेंट्रल पैसिफिक आइलैंड्स, इसको मिला देंगे तो कॉन्सेप्ट कहलाएगा ओशियानिया। और अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड को करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड अगर करेंगे तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलेशिया। अब जाते जाते दो कॉन्सेप्ट और सुन लो, चूंकि एक बच्चे ने पूछ दिया तो हम आपको दो कॉन्सेप्ट और बता दें। ओशियानिया का अर्थ क्या है? ओशियानिया का मतलब है कि न्यूजीलैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस सेंट्रल पैसिफिक के आइलैंड। ऑस्ट्रेलेशिया का अर्थ क्या है? ऑस्ट्रेलेशिया का अर्थ होगा न्यूजीलैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलेशिया हो गया। अब क्या अर्थ होगा कि न्यूजीलैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस जीलैंडिया, ये तीनों मिलकर के जो समूह बनता है कॉन्टिनेंट का, इसको ऑस्ट्रेलेशिया कहेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, और बहुत बहुत खुश रहिए, बहुत एनर्जेटिक रहिए 24 घंटे, और पूरी ऊर्जावान रहिए, भरे रहिए, ताकत के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।